नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, मेंटर आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों ये करंट अफेयर्स 14 जून का आपके लिए है और इसको आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर मुझे जाकर। दोस्तों आशीर्वाद सर को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर जाकर, जहां आपके लिए फ्री क्लासेस होती है दोस्तों। इसके अलावा आप जानते हैं आगाज़ लॉन्च होने वाला है दोस्तों, रीलॉन्च आगाज़ का 20 जून 12:30 बजे आप ज्वाइन करें मुझे इसमें। बाकी मेरी क्लास यूट्यूब पर होती हैं सुबह 9 बजे और रात को 10 बजे करंट अफेयर संबंधित बाकी आगाज़ प्रोग्राम में क्लास होगी मेरी। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है अनअकैडमी आपके, एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज दोस्तों, जिसमें 80 टेस्ट, जी हाँ प्री और मेंस के मिला के 80 टेस्ट प्लान किए गए हैं आपके लिए अगले एक साल में। जी हाँ, एक साल में 80 टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसको फ्री कैसे मिलेगा? फ्री आपको दोस्तों, ये यदि आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, उसके साथ ही बिल्कुल फ्री होगा दोस्तों। लगभग 30,000 वर्थ का है, फ्री होगा आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ दोस्तों। इसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है आपके लिए दोस्तों, जहां पर जुड़कर आप अगले साल मेंस तक का, जी हाँ अगले साल मेंस तक का सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं 1 ईयर में। अभी जून में लेंगे, अगले साल मेंस तक चलेगा दोस्तों। इसके अलावा कॉम्बो प्राइस चल रहे हैं आपके लिए, जहां जीएस और ऑप्शनल एक साथ लेते हैं आप तो 51,000 फॉर 1 ईयर, और यदि आइकॉनिक जीएस और ऑप्शन लेते हैं आप तो 68,000 फॉर 1 ईयर की फीस है दोस्तों। डिस्काउंट है अभी यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों रिपोर्ट एंड विन कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपको लगता है कि कोई अनअकैडमी का एजुकेटर कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बता रहा है, आपको गलत फैक्ट बता रहा है, उसकी रिपोर्ट कीजिए सबसे पहले, और रिपोर्ट करने पर मिलेगा आपको एक प्राइस दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे इंडिया बेस्ट प्रोग्राम में, लिमिटेड सीट्स हैं इस कार्यक्रम में दोस्तों। 1-to-1 मेंटोरिंग प्रोग्राम, जी हाँ, जिसके तहत आपको 1-to-1 मेंटोरिंग मिलेगी। मेंटोर्स इंटरव्यूअर हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर क्वालिफाइड लोग हैं यूपीएससी में, उनकी आपको सपोर्ट मिलेगा सर। यहाँ पर आपको 1-to-1 मीट करने का, बात करने का मौका मिलेगा दोस्तों इनसे। इसके अलावा 20 वीक्स का ऑफर है आपके लिए इस समय, और लोन की सुविधा भी आपके लिए चल रही है। अनअकैडमी आइकॉनिक में जुड़ सकते हैं, जहां पर स्टडी प्लानर है, मटेरियल है, गाइडलाइंस है, एनालिसिस है दोस्तों, गाइडेंस भी आपके लिए। जहां पर जुड़ने की कीमत क्या है सर? 1 ईयर का फीस है 44,000 फॉर प्लस, और आइकॉनिक के लिए फीस है 67,000 फॉर 1 ईयर दोस्तों। डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड आशीर्वाद 10 दोस्तों। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, 23 जून से नए बैच शुरू हो रहे हैं फ्री क्लासेस के लिए, फ्री टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए, और कॉम्बैक्ट जो होता है एवरी संडे आपका सुबह 11 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, कोड वही रहेगा आशीर्वाद 10। ज्वाइन कीजिए मुझे अनअकैडमी के मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों, चलिए चालू करते हैं क्लास आपके साथ करंट अफेयर्स की। पहली खबर हमारी यहाँ पर है, जीएसटी काउंसिल का एक विशेष सत्र होने वाला है, जिसमें ये तय होगा कि क्या 2022 के बाद, क्योंकि 1 जुलाई 2017 स्टार्ट हुआ था आपका जीएसटी आप जानते हैं, तो क्या 1 जुलाई 2022 के बाद देश में कॉम्पनसेशन का जो प्रावधान है राज्यों को दिया जाने वाला, ये कंटिन्यू रहेगा, और रहेगा तो किस रेट पर रहेगा? ठीक है दोस्तों, 5 मिनट दीजिए, पूरा मामला समझ लीजिए बैकग्राउंड से चलते हुए। तो एक इंपॉर्टेंट इशू है, जैसा कि आप जानते हैं जब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था, जीएसटी जब लागू हुआ था दोस्तों, तब ये हुआ था कि राज्यों ने कहा था भाई हमारे जो टैक्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ जो हम टैक्स लगाते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है हमारे यहाँ, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं अपने यहाँ पर हम लोग, वैट लगाते हैं, कई प्रकार के एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते हैं, और कई और टैक्स लगाते हैं हम राज्य के स्तर पर अपने। हमारी इनसे जो इनकम होती है, और जीएसटी लागू होने के बाद जो राज्य का जीएसटी होगा, उससे जो रेवेन्यू आएगा, उससे जो इनकम होगी, अगर ये इनकम मान लो ज़्यादा हो रही है हमको राइट नाउ, जो टैक्स चल रहे हैं उनसे हमको ज़्यादा इनकम होती है, और स्टेट जीएसटी लागू होने से हमको कम इनकम हुई, तो जो हमारा लॉस होगा, जो हमको लॉस होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो केंद्र ने कहा चिंता मत करो राज्यों, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको भरपाई करूँगा उसकी। तो जो भी आपका नुकसान होगा जीएसटी लागू होने के बाद, अगर आपके टैक्स कम हो जाते हैं, रेवेन्यू कम हो जाते हैं, तो मैं भरपाई करूँगा, ये केंद्र ने कहा था। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो 5 साल का समय दिया गया था, 5 साल तक केंद्र भरपाई कर रहा है, सम कॉम्पनसेशन कहते हैं, मुआवजा दे रहा है वो राज्यों को। किस बात का? क्योंकि राज्यों ने स्वीकार किया था जीएसटी एक्ट के तहत आना, और अपने अधिकारों को, इन टैक्स के लेने के अधिकारों को छोड़ देना। जी हाँ, राज्यों ने अपनी पावर गिव अप कर दी थी, यहाँ पर हमें नहीं का वसूलना है टैक्स, हम छोड़ते हैं, हम जीएसटी लेंगे, जीएसटी के साथ चलेंगे यहाँ पर। तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए, केंद्र की बात मानी तो केंद्र आपको मुआवजा देगा, और केंद्र ने कहा था मुआवजा देंगे 5 सालों तक। तो पहला इशू ये है, कब तक मुआवजा मिलेगा? 2017 से 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2022 तक, तो 5 सालों के लिए मुआवजा मिलेगा राज्यों को, अगर टैक्स कम होते हैं उनके तो। लेकिन दूसरी बात, टैक्स कम कैसे नापेंगे? मान लीजिए 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट, मान लेते कोई भी स्टेट, एमपी ले लेते हैं, एमपी राज्य को
इन सब टैक्सेस से, जो उससे टैक्स चल रहे थे, एक्साइज ड्यूटी ये सब चल रहा था उसके यहाँ, उससे उसे 1 लाख करोड़ मिले। ठीक है, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में उसको 1.2 लाख करोड़ मिले इन टैक्सेस से। और जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी से उसको मिला 80,000 करोड़ रुपए, या 0.8 लाख करोड़ कह लीजिए अपनी भाषा में। तो घाटा तो हुआ है इसको, यहाँ पर घाटा तो हुआ है। तो केंद्र सरकार ने का एक काम करते हैं, ये जो आपका ईयर है ना 15-16 का, ध्यान रखिएगा, 15-16 का बेस ईयर मान लेते हैं इसको, बेस ईयर मान लेते हैं। और ये मानते हैं कि इस साल आपको 1 लाख करोड़ मिला है। चलिए दोस्तों थोड़ा समझिएगा आराम से, 2 मिनट दीजिएगा, पूरा समझ आई कहानी। तो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए। आज खबरें बहुत अच्छी हैं, पूरी सुनेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। हमें मानते हैं कि 2015-16 में एमपी को इतना रेवेन्यू आया था, ठीक है, ये आया था, कोई समस्या नहीं है। अगले साल हम मानते हैं जो भी आया वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, वो डिमोनेटाइजेशन का साल था, वो छोड़ दीजिए। हम ये मानते हैं कि अगले साल एमपी को रेवेन्यू आता 14% ज़्यादा, इतना रेवेन्यू एमपी को आता अपने टैक्सेस से। अगले साल इसमें 14% का और इजाफा होता, नियरली 1.31 लाख करोड़ हो जाता, 14% का और इजाफा होता इसमें। अगले साल 14% और बढ़ता, ये समवेयर 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच जाता ये। तो एमपी को इतना टैक्स मिलना चाहिए था, इतना टैक्स मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था। लेकिन जीएसटी लागू होने से एमपी को यहाँ मिला 0.8 लाख करोड़, यहाँ मिला 1 लाख करोड़, यानी जो होता इतना वो कितना मिला उसको, यानी एमपी घाटा कितना हो गया, 50,000 करोड़ का लगभग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमपी को देगी 50,000 करोड़, भैया घाटा हुआ है, ये पैसा लो। इस साल एमपी को मिलना था 1.5 लाख करोड़। अगर जो टैक्स चल रहे थे वो चलते रहते एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता, तो एमपी को इतना टैक्स मिलता। लेकिन जीएसटी ने सब बिगाड़ दिया, इतना मिला एमपी को, तो कितना घाटा हो गया इस साल भी, 50,000 करोड़। वे केंद्र सरकार हमको 50,000 करोड़ दो आप। तो हमने क्या किया, 2 बातें, 5 साल तक मुआवजा देंगे, ये बात कही केंद्र ने, और 2015-16 को बेस ईयर बनाकर 14% इजाफे की बात को स्वीकार किया। क्या ये बात आप जानते हैं, फिट हो गई दिमाग के अंदर? जो नहीं जानते उनके लिए एक बात बताइए फटाफट मुझे यहाँ पर, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए फिट हो गई दिमाग में बात? जी हाँ सर, मैं मान के चल रहा हूँ सबको बात समझ में आ रही है मेरी यहाँ पर। तो 3 फैक्ट मिल गए दोस्तों आपको। 5 साल के लिए देंगे मुआवजा, ये समझ में आया। दूसरा, 2015-16 को बेस ईयर बनाया गया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और तीसरा फैक्ट, 14% का ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी, ये बाय डिफॉल्ट मान लिया गया कि भैया एमपी को 14%, राजस्थान को 14% बढ़ना ही बढ़ना है, ये मान लिया गया, ठीक है सर। अब डील होगी, 5 साल पूरे हो रहे हैं, अगले साल 2022 आने वाला है। ऐसे में अगले साल से क्या होगा, अगले साल से कितना टैक्स लगेगा, क्या मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना रेट होगा, कितना साल और मिलेगा या नहीं मिलेगा मुआवजा, इस पर डिबेट होने वाली है। राज्य कह रहे हैं भैया हमें तो घाटा हो रहा है, पैसा दो, मुआवजा दो। राज्य मां कह रहे हैं मुआवजा कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। केंद्र कह रहा भाई बहुत दे दिया, 5 साल कितना ना जान लोगे यार तुम, हमारे पैसे कहाँ से हम तुमको ला के दें, उधार ला के हम तुमको दे रहे हैं, मुआवजा बड़े मुश्किल से मिल रहा है हमको, उधार ला के तुमको पैसा देते हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो डिबेट का पॉइंट चालू होने वाला है दोस्तों, अगले साल नहीं इसी साल की बातचीत में। तो स्पेशल सत्र होगा, जैसे हम पढ़ते ना आज़ादी के पहले कांग्रेस के विशेष सत्र में उसने प्रस्ताव रखा और लड़क भिड़ गए दोनों, यहाँ पर गरम दल नरम दल, ऐसी कुछ होगा। सेंटर और राज्य की लड़ाई बड़ा मज़ेदार होगी, बड़ी रोचक होगी, आपके लिए पीटी में काम की रहेगी। समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ पर याद कर लेंगे सारी लड़ाई को और नज़र रखेंगे इस पूरी न्यूज़ पर। आने वाले दिनों में होगा विशेष सत्र, जी हाँ, स्पेशल सेशन होगा। किसका दोस्तों? स्पेशल मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की कॉम्पनसेशन के मुद्दे पर, क्योंकि पिछले 5 सालों से 14% कॉम्पनसेशन बढ़ाकर दिया जा रहा है। इवन जब सब कुछ लास्ट ईयर भी कुछ हो गया तब भी हमने पैसा दिया, केंद्र ने पैसा दिया था, ठीक है सर, इसमें याद रखिएगा। इन पॉइंट बात कुछ एक बात और जोड़ दूं मैं आपके लिए, बता दूं मैं आपको क्या है ना, देखिए 2019-20 में समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, 2020-21 भी खत्म हो गया, अब 2021-22 चल रहा है। इस साल राज्य को बहुत घाटा हुआ, ठीक है, केंद्र ने पैसा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया इनको, पुराना बचा था, फ़ायदा था वो दे दिया। राज्य को फिर घाटा हो गया इस साल 2021 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर उनको उधार इनको उनका मुआवजा दिया। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी खाली पड़ी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेकर आई, उधार लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट आई और उधार लेके पैसा आई और राज्य को हैंडओवर किया, भैया मुआवजा ले लो, हम उधारी वापस कर लेंगे। अब कब करोगे उधारी वापस, कहाँ से करोगे, कौन करेगा वापस? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं,
हम आज उधार लेकर, आप मुआवजा मांग रहे हैं ना, आपको जो घाटा मुआवजा चाहिए आपको, तो कानून कहता है मैं उधार लाती हूँ, मैं उधार का पैसा आपको मुआवजे पर दे रही हूँ, चुकाऊंगी मैं पैसा। अच्छा, हमें क्या करना, चुकाए भैया केंद्र सरकार। लेकिन पैसा केंद्र सरकार के पास कहाँ से आएगा? तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर कहा कि 2022 के बाद जो सेस लगेगा ना जीएसटी पर, जिसका फंड इकट्ठा होता है कहाँ पर, कॉम्पनसेशन फंड में, जो राज्य को मुआवजा मिलता है ना, वो केंद्र जेब से नहीं देता अपनी, वो सेस लगता है जीएसटी पर दोस्तों, 28% प्लस सेस। तंबाकू के ऊपर, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर और काफ़ी सामान के ऊपर सेस लगता है। वो सेस जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से राज्य को मुआवजा देती थी। अब चूंकि सेस कम हो गया तो वो वो खजाना खाली हो गया, सरकार को उधार लेना पड़ा। सरकार ने कहा भाई 2022 तक तो देना ही है आपको कुल मिलाकर, तो 22 के बाद भी सेस चलेगा और जो सेस चलेगा वो आता रहेगा हमारे पास, इससे हम उधारियां चुकाते रहेंगे। यानी कि 2022 के बाद जो सेस आने वाला उसका खर्चा आज से तय हो गया कि क्या करना है उसका, उससे उधारियां चुकानी है। तो भैया 2022 का पैसा देगी कैसे आप राज्य को, फिर नहीं दे पाओगे आप तो राज्य को, फिर उधारी लानी पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो केंद्र कह चुका है इनडायरेक्टली एक प्रकार से दोस्तों कि 2022 के बाद राज्य को पैसा नहीं देगा। क्या ये बात और जोड़ पाए दिमाग में अपने? सेस का पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों मेरे मित्रों, आपको सबको यहाँ पर? नहीं, अब नरम दल वाले चेयर नहीं फेंक पाएंगे नरम दल पे। क्यों? कोई चेयर को बांध दिया था मालूम, संसद में ना पिछले जब से कुर्सी कांड हुआ है, माइक कांड हुआ है, तब से उनको टाइट कर दिया गया मालूम है, उनको तोड़ नहीं सकते। मतलब काली मिर्च फेंक दी थी, मुझे याद 2014 में तेलंगाना बन रहा था, उस समय हम राज्यसभा टीवी में था मैं, तो जब राज्यसभा जब वो तेलंगाना बन रहा था, तेलंगाना का बिल आया संसद में, तो काली मिर्च पाउडर उड़ा दिया गया था और फिर ब्लैक ऑफ कर दिया था स्क्रीन को बहुत देर तक हम लोगों ने। तो तब से वो क्या क्या टाइट वाइट कर दिया स्क्रू ने कि भैया उखाड़ ही नहीं पाए, कोई माइक को ना उखाड़ पाए, कोई कुर्सी ना उखाड़ पाए। तो वो चिंता मत करो, वो कुर्सी नहीं फेंक पी जाके। लेकिन इन पॉइंट बात है, विवाद उतना ही गहरा है ये जीएसटी का दोस्तों। तो संघवाद में बड़ा मुद्दा है अपने आप में, फेडरल स्ट्रक्चर में एक डेंट लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी जो 7 साल पहले राज्यों ने खुशी खुशी हैंडओवर कर दिया था, क्योंकि उस समय अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, हम भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में बहुत आसानी से पास हो गया, 15 राज्यों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, संसद से 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी लगभग, वहाँ से पास हो गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब राज्यों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बीजेपी मुश्किल बढ़ सकती है। तो पॉलिटिकल लोग के नाम ही देखें इसको हम लोग, यानी अब यहाँ पर एक डेंट लग सकता है संघवाद के ऊपर। हो पाएगी दोस्त बात? बाहर आए इस टॉपिक के हम लोग, बाहर आ जाएं सब लोग, बताइए फटाफट, एक ही लिख के रहा क्या बाहर आ जाएं इस टॉपिक के हम लोग। विशेष सत्र पर नजर रखिएगा, ठीक है, चलो बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ, आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पे आएंगे दोस्तों। ट्विटर भैया सुन लो, ट्विटर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, ट्विटर मान नहीं रहा है, सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तलवारें खींच ली गई हैं, लड़ाई चालू हो चुकी है, ट्वीट करते करते तलवारें चलने लगी हैं दोस्तों। मामला क्या है जानते हैं आप लोग? भारत सरकार ने 25 फरवरी 2021 को, आज से कुछ महीने पहले, भारत सरकार ने क्या किया था, एक गाइडलाइन जारी की थी, बड़ा सा नाम है उनका, IT रेगुलेशन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट एंड डिजिटल कंटेंट गाइडलाइन 2021। बड़ा सा नियम, बड़ा सा गाइडलाइन थी, 1 घंटे का पूरा स्पेशल लेक्चर लिया था मैंने, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। उसमें इन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को SMII कहते हैं हम लोग यहाँ पर, SSMI कहते हैं। SSMI कौन? SSMI बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही ज़्यादा जो बड़े आकार की हैं, SSMI सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, जो बहुत बड़े आकार की हैं, बहुत बड़े आकार के साइज़ में हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा SSMI लाइक हमारे पास व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, कू हो गया, ऐसी कोई बड़ी कंपनियां जो बहुत बड़े आकार के, जिनके 50 लाख से ज़्यादा जिनके पास व्यूअरशिप है, उनको कहा गया भैया कि आप क्या करेंगे, आपको कहा जाएगा SSMI, और आपको नियम लागू करने पड़ेंगे। कब तक? 26 मई तक लागू करना, 3 महीना टाइम दे रहे हैं आपको, लागू कीजिए गाइडलाइन को। काफ़ियों ने कर दिया, कुछ ने नहीं किया, ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर ने भी अभी तक पूरा कहना नहीं माना कि नियुक्ति करो मध्यस्थ की, ग्रीवेंस ऑफिसर हो, यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट उसका अधिकारी हो, एक फ़ोन नंबर हो, सरकार कहने पे काम करेंगे, तो ये ट्विटर नहीं कर रहा है। अब ट्विटर नहीं करता है तो इससे क्या होगा दोस्तों? ट्विटर नहीं करता है तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है, सोशल मीडिया साइट जो है दोस्तों, ये खो सकती है अपना SMI का स्टेटस, ठीक है। अगर ट्विटर ये कहना नहीं मानता है तो ट्विटर को जो टैग मिला है दोस्तों SMI का, ये हट जाएगा। इसके मायने क्या मालूम है आपको?
अगर ट्विटर ने समय सीमा के अंदर ये कहना नहीं माना तो ट्विटर को जो प्रोटेक्शन मिला है, ट्विटर को जो प्रोटेक्शन मिला है दोस्तों यहाँ पर एसएमआई का, वो हट जाएगा और फिर क्या होगा, ट्विटर को नॉर्मल वेबसाइट तरह माना जाएगा, यानी जो कंटेंट प्रोड्यूस करती है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट क्या होती हैं, आशीर्वाद लिख रहा है ट्विटर पर, आप पढ़ रहे हैं, ये केवल एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, एक इंटरमीडिएट है, इसने कंटेंट जनरेट नहीं किया। इसके लिए आशीर्वाद दोषी कंटेंट जनरेट करने के लिए इस यहाँ लिखा गया, इसके लिए ट्विटर दोषी नहीं होगा। ट्विटर पर जानकारी दे दे किसने लिखा है, हम ट्विटर को जाने देंगे, ट्विटर हटा दे हमारे कहने पर हम ट्विटर को जाने देंगे, यानी ट्विटर की गलती नहीं मानी जाएगी जो कंटेंट यहाँ लिखा जाएगा। अगर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट का स्टेटस हट गया ट्विटर पर से, इसका मतलब जो भी यहाँ लिखा गया है उसके लिए ट्विटर जिम्मेदार होगा। माना जाएगा कि आप एक कंटेंट जनरेटिंग वेबसाइट हैं। आप एक कंटेंट जनरेटिंग वेबसाइट मतलब क्या है दोस्तों, कि आप कंटेंट लिखती हैं और आप जो भी लिखा गया है आपने लिखा है, आशीर्वाद ने नहीं लिखा, ये आपने लिखा, ये माना जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और मान लो कोई हेट स्पीच लिख दी, किसी ने कुछ कर दिया, ट्विटर तो गया जेल में, यहाँ पर वहाँ बैठ के ट्वीट करो बैठ के आराम से, ठीक है दोस्तों। तो ये नुकसान होगा ट्विटर को, उसने समय सीमा रहते हुए नहीं माना तो। सरकार कह चुकी है नहीं माना तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे ट्विटर। यानी दोस्तों आपको इतना याद रखना है, यदि कोई कंपनी फेल रहती है अनुपालन करने में, इन नियमों का अनुपालन करने में, कोई सोशल मीडिया कंपनी फेल रहती है तो वो क्या कर देगी, अपना इंटरमीडिएट स्टेटस को गवा देगी। इसका मतलब है जस्ट अ प्लेटफॉर्म होस्टिंग कंटेंट, जी हाँ, उसे माना जाएगा कि आप कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, यानी आप कंटेंट जनरेट करते हैं, ठीक है। ट्विटर विल बी डायरेक्टली एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट पब्लिश ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद जो भी पोस्ट लिखी जाएगी ट्विटर जिम्मेदार होगा उसके एडिटोरियल कंटेंट के लिए, कि वो अगर कुछ गलत लिखा गया, हेट स्पीच लिखी गई, झूठ लिखा गया, फेक लिखा गया तो ट्विटर जिम्मेदार होगा। अभी फेक न्यूज़ आशीर्वाद लिखेगा तो आशीर्वाद जिम्मेदार है, उसके बाद ट्विटर खुद जिम्मेदार होगा। क्या ये बात समझ में आ रही दोस्तों आपको यहाँ पर? तो 50 लाख से अधिक यूज़र हैं जिनके, उनको हम कहते हैं SSMI कहा गया दोस्तों, उन सबको लागू कर रहे हैं ये नियम, याद रख पाएंगे। तो ट्विटर को लेकर सरकार बहुत क्लियर है। हालांकि जो बता दूं मैं आपको होने क्या वाला है, ट्विटर बहुत बड़ी कंपनी है, सरकार उसको इग्नोर नहीं कर सकती, सरकार उसको बैन भी नहीं कर सकती, सरकार उसको और ट्विटर नहीं मानेगा तो सरकार के पास एकमात्र विकल्प है, छूट दे दे सरकार इसको। सरकार कहेगी ठीक है ट्विटर अगले 3 महीने और देते हैं तुमको, 6 महीने और देते हैं तुमको। तो मुझे जहाँ तक मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन रखूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि सरकार उसको और टाइम देने के अलावा सरकार का विकल्प नहीं है। आप ट्विटर को बैन नहीं कर सकते इंडिया में, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। आप सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक 10 के D10 के मेंबर बनने वाले हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आपके दोस्त लंदन में मीटिंग कर रहे थे G7 की, उन्होंने कहा भैया आ जाओ D10 बनाते हैं सब मिलकर, डेमोक्रेटिक 10 बनाते हैं। तो आप ट्विटर को बैन नहीं कर सकते, बहुत सीधी बात है। ट्विटर जो कर रहा है वो भी गलत है अपने आप में, तो उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते आप। तो क्या कर सकते हो, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार कर लो, समय दिया 3 महीने का, और 6 महीने ले लो, समय है, कर लो लागू। बात ठंडी हो जाएगी कुछ दिनों बाद, एक आध अमेंडमेंट कर देंगे, उसमें छोटा सा हम लोग ट्विटर को जाने देंगे, ट्विटर को जाने देंगे, ट्विटर थोड़ा बदलाव खुद कर लेगा, खुद रिजिडनेस खत्म कर लेगा अपनी और व्यवहारिक हो जाएगा। बेबी कुछ हो सकता है सर, ठीक है, आप देख लीजिए। मुझे लगता है टाइम सरकार शायद दे देगी इसको कुछ दिनों का। और आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ से, कि हम लोग आगे चलें, फटाफट बताओ दोस्तों कि हम लोग आगे चल सकते हैं यहाँ से। कवर कहाँ गई, ओके, आइए दोस्तों। तमिलनाडु के नवनियुक्त सीएम, नए सीएम साहब स्टालिन साहब, एम के स्टालिन, इन्होंने सीएम साहब को एक पत्र लिखा है, प्रेम पत्र नहीं, पत्र लिखा है, लेटर लिखा है। इन्होंने कुछ मांग रखी है। मांग क्या की है सुन ली दोस्तों। पहली तो इनकी मांग है सर कि यहाँ पर ये जो तमिलनाडु है, इसमें जो कावेरी नदी आ रही है, कावेरी का डेल्टा है सर ये, तो कावेरी के डेल्टा में क्या कीजिए, यहाँ पर आप हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्शन को मंजूरी मत दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने दोस्तों कुछ दिनों पहले ही कावेरी के डेल्टा में आने वाले पुडुकोट्टई जिला जो है कावेरी बेसिन में आता है दोस्तों, यहाँ हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन को लेकर, हाइड्रोकार्बन के उत्खनन को लेकर क्या की हैं, निविदाएं जारी की हैं, बिड प्रोसेस जारी की हैं। कंपनियां टेंडर भरेंगी, जो कंपनी जीत जाएगी वो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन निकालना चालू कर देगी। तो इससे क्या है, पॉल्यूशन होगा, समस्याएं बढ़ेंगी लोगों की यहाँ पर। तो स्टालिन ने लेटर लिखा है कि प्लीज़
आप मना कीजिए प्रधान जी को, मना कीजिए धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर पेट्रोलियम है जो हमारे यहाँ पर, कि वो कैंसिल करें बिड प्रोसेस को जो कावेरी बेसिन में होगी पुडुकोट्टी जिले में। ठीक है दोस्तों, छोटी सी खबर है वैसे तो। और दूसरी बात, क्योंकि संघवाद का मुद्दा इसलिए मैं हमेशा जोड़ता हूँ जब भी कोई केंद्र राज्य विवाद की बात है, ध्यान से देखिए। दूसरी बात, तमिलनाडु ने यह भी कहा है कि भविष्य में इन फ्यूचर आप कंसल्ट करें स्टेट गवर्नमेंट से, यदि आप तमिलनाडु के किसी भी इलाके में कोई हाइड्रोकार्बन देने वाले हैं या कुछ आप इस प्रकार का माइनिंग करने वाले हैं, कोई एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, तो कंसल्ट कर लीजिए तमिलनाडु सरकार से। ये बड़ी बात है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार को एक रिक्वेस्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट फॉर्म में कहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम किसी राज्य के किसी इलाके में माइनिंग देने से पहले, खनन देने से पहले कंसल्ट कर ले स्टेट गवर्नमेंट से। तो यार मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम माइनिंग है वो तो सेंट्रल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, तो क्या कंसल्ट करना ज़रूरी है? विधि के मुताबिक, लॉ के मुताबिक तो नहीं है। ना करो तो क्या कर लोगे, जाओ, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पर उनको भी साथ में लेना जरूरी, वरना प्रोटेस्ट होंगे। हमेशा कहते हैं टीम इंडिया ना यार, तो हमारा संघवाद है वो सहयोगात्मक संघवाद है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म है, हमें भारत के लक्ष्य अचीव करने हैं टीम इंडिया के फॉर्म में। तो ज़रूरी है कंसल्ट कर लिए, तो बुराई भी नहीं है एक बार, कि राज्य के लोगों की इच्छा क्या है, जो राज्य की चुनी हुई सरकार है वो राज्य के लोगों की इच्छा को दिखाती है, वो क्या चाहते हैं सुन लिया जाए एक बार, तो उसमें गलती भी नहीं होगी। लेकिन आवश्यक नहीं है माना जाए, कंसल्ट किया जाए। ऑफकोर्स जो बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पर उन्होंने कहा है कंसल्ट, एक बार सलाह मशवरा कर लिया जाए, आखिर वो चाहते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग लगता है कि मुझे नहीं, किसान बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है करो यार, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है, नहीं तो फिर सोच रीथिंक करें अपने विचार पर हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब तो माइनिंग यहाँ पर स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, माइनिंग यहाँ पर जो टॉपिक है ऑयल माइनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा लास्ट ईयर तमिलनाडु सरकार ने एक बिल पास किया था, उस समय तमिलनाडु सरकार ने एक बिल पास किया दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका नाम, तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट एक्ट 2020, तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020, तमिलनाडु संरक्षित कृषि क्षेत्र विकास अधिनियम 2020, जिसके तहत दोस्तों सुन लीजिए, जिसके तहत ये जो कावेरी का डेल्टा है, देख पा रहे हैं डेल्टा कावेरी का, तो ये नदी आप देख रहे हैं कावेरी नदी की शाखाएं जाती हैं, तो कावेरी नदी डेल्टा है, कई ज़िले बने हैं इसमें, त्रिशूर है, नागापट्टनम है, पुट्टुकोई है, अरिलूर है या फिर तिरुचिरापल्ली है। इन जिलों को घोषित किया था उन्होंने कि भाई प्रोटेक्टेड जोन है और यहाँ पर आप किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ये इलाका एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था ये एग्रीकल्चर जोन है अपने आप में, यहाँ किसी प्रकार की माइनिंग करना बैन होगा, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने बिल पास किया था। तो यहाँ पर एक बिल भी है तमिलनाडु सरकार का इस प्रकार हमारे पास, जो कहता है कि भैया मदद करें हम लोग यहाँ पर। तो ऐसे में स्टालिन ने याद दिलाया सरकार को, केंद्र सरकार को, कि हमारा एक बिल भी हमने पास कर रखा है, और जब बिल पास हुआ तब आपने कोई विरोध नहीं किया केंद्र सरकार ने, क्योंकि पॉलिटिकली वो आपके सहयोगी थे तमिलनाडु में। तो अब इस बिल का सम्मान किया जाए और माइनिंग को रोका जाए। जब ये बिल पास हुआ था, AIDM के काल में पास हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी, ठीक कहा था उन्होंने, स्वागत किया था, तब उनकी सरकार थी, आज सरकार नहीं है, तो वहाँ पर आपने आदेश दे दिया हाइड्रोकार्बन माइनिंग का। तो अफकोर्स बात को बढ़ाने वाली बात है अपने आप में। इनका माना जाता है कि कावेरी बेसिन जो है सर तमिलनाडु का खाद्य सुरक्षा के लिए और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या पूरा मामला समझ में आया दोस्तों यहाँ पर? क्या ये पूरा मामला समझ में आया आपको पूरा का पूरा दोस्तों? बताइए फटाफट मुझे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे। याद रखिएगा 10:45 हम स्विच करेंगे अपने, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसी क्लास में, यहीं पे लिंक दे दूंगा, सब क्लिक करके आप सीधे जंप कर जाइएगा। एक्ट का नाम चाहिए दोस्त, एक्ट का नाम ये लिखा हुआ है दोस्तों। किसने पूछा था नोट्स इसके? सर दोस्त ये जो PDF आपको दिख रही है नोट्स यहाँ पर, आप कुछ देर बाद आएंगे आपको यहीं पे PDF अटैच मिल जाएगा, आपको कहीं भागना नहीं है नोट्स के लिए। ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो आपको अगर यहाँ के नोट्स चाहिए तो यहीं से आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर पाएंगे कुछ देर बाद आकर यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। तो डेल्टा है कावेरी का। चलिए एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों, डिस्कस करने के लिए हमारे पास है, 5 मिनट बात कर सकते हैं।
रेगुलेटिंग ई फार्मेसीज इन इंडिया। आइए दोस्तों चर्चा में कर दूं ई फार्मेसीज। ई फार्मेसी दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार को हम ई फार्मेसी कहते हैं। एक ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन दवा बेच रही है, एक ऑनलाइन दवा पोर्टल, जैसे अमेज़न है, अमेज़न अपना ई फार्मेसी स्टोर खोल ले, ई फार्मेसी पोर्टल खोल ले, तो अमेज़न ने जगह दे दी, मेरा मेडिकल वाला, पड़ोसी मेडिकल वाला, अपोलो फार्मेसी वाला वहाँ पर दवाएं बेच रहे हैं, वो दवाएं बेच रहे हैं अपनी अपनी। एक है ई फार्मेसी, मेरा मेडिकल स्टोर, मैं आपको ऑनलाइन दवाएं घर तक पहुँचा रहा हूँ। तो दो प्रकार का होता है, ई फार्मेसी पोर्टल और एक होता है ई फार्मेसी स्टोर, हमारा ई फार्मेसी, ठीक है। इस सेक्टर में एफडीआई बहुत आना चाहता है दोस्तों, ये मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ई फार्मेसी का, लोग घर बैठे दवाइयाँ मंगा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है, बड़ी समझिएगा दोस्तों, समस्या क्या आ रही है, समस्या है लीगल या लीगल एस्पेक्ट इसका सर, और रेगुलेशन का एस्पेक्ट। जी हाँ, भारत में ई फार्मेसी को लेकर अब तक कोई रेगुलेशन नहीं है। मार्केट दिन दूना रात चौगुनी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों में ई फार्मेसी का मार्केट 692%, जी हाँ, लगभग 700% ग्रोथ कर चुका है 3 सालों के अंदर। ई फार्मेसी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर दोस्तों, शेयर बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी, अच्छी बात है, इसके बढ़ने दो। तो यहाँ पर इनलीगल है एक प्रकार से, ये इनलीगल तो नहीं कहूँगा, अनरेगुलेटेड है, सरकार ने नियम तैयार नहीं किए, तो जिसके नियम तैयार ना किए जाएं उसको इनलीगल कहना गलत होगा, अनरेगुलेटेड कहा जाए तो बेहतर होगा। अनियमित है, इसके लिए कोई नियम तैयार नहीं है, मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में विदेशी निवेशक निवेश करना चाहते हैं इसके अंदर, लेकिन वो डर रहे हैं कि एक बार क्लियरिटी आ जाए बिजनेस मॉडल पर और क्या आपके पास रेगुलेशन होगा, रेगुलेटरी रिजीम क्या होगा, उसके बाद वो निवेश करेंगे। तो राइट नाउ क्या हमारे पास रेगुलेटरी रिजीम है दोस्तों, वो सुन लेते हैं आपके संग फटाफट। हमारे पास क्या है रेगुलेटरी रिजीम इस समय, वर्तमान में क्या चल रहा है सर। ई फार्मेसी बात करें सर, ओके। समस्या क्या आती है, जो हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे ईंट पत्थर दुकान खोल के बैठे हैं मेडिकल स्टोर वाले, उनका मानना है कि ई फार्मेसी क्या कर रही है सर, ये फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ावा दे रही है। नकली प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, कोई दवाई ऑर्डर कर दी किसी ने, हम मेडिकल वाले दवा देखते हैं, पर्चा देखते हैं, फिर दवा निकाल के देते हैं आपको, ये तो कुछ भी नकली कर रहे हैं काम। इनलीगल दवाइयाँ बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं कई प्रकार की, ये ड्रग्स मादक पदार्थ नार्कोटिक्स ड्रग्स बेच रहे हैं कई प्रकार की सर आपको ये, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं यहाँ पर एंड कस्टमर का। हमारे पास दुकान ग्राहक आता है, हम उसको बताते हैं भाई ये जेनरिक दवाइयाँ हैं, आप क्या लोगे, वहाँ तो महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसका ये। तो कुल मिलाकर ई फार्मेसी वाले लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं किसको, हमारे ग्राहकों को, हमारे पेशेंट को। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारे मेडिकल स्टोर वाले, ईंट पत्थर की दुकान खोल के बैठे हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है सर, बोलने दीजिए उनको। पहली बात तो भारत में क्या चल रहा है सर, 2 केस याद रखिएगा। डॉक्टर जहीर अहमद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस दिल्ली में चला, दिल्ली हाई कोर्ट में चला दोस्तों, और प्रैक्टो टेक्नोलॉजी बनाम तमिलनाडु केमिस्ट, 2 केस है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का और मद्रास हाई कोर्ट का। फटाफट सुन लीजिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद तुरंत स्विच करूंगा मैं सेकंड वाले आपको उस पर लेकर। पहला केस जहीर अहमद बनाम भारत संघ, दूसरा प्रैक्टो टेक्नोलॉजी बनाम तमिलनाडु केमिस्ट। ये 2 केस दोस्तों, 2 केस क्या हैं ये, दिल्ली हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा, तो सुनिए दोस्तों, 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ द, क्या कहा उन्होंने यहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भैया ई फार्मेसी को बैन करो, बैन करो, ये गलत है, इलीगल है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, जब तक सरकार कोई नियम तैयार ना कर दे तब तक इनको चलने दो। 2 हाई कोर्ट अलग अलग, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कुछ नहीं आया, 18 हो गया। 2018 से दोस्तों मामला पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, अब तक फैसला नहीं आया। 3 साल में मार्केट 700 गुना हो गया इसका, कोई फैसला नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। क्या ई फार्मेसी सही है, नहीं है, रेगुलेशन कुछ नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब कहा था इलीगल है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था नहीं, जब तक सरकार का आदेश नहीं आता तब तक आप काम कर सकते हैं, तब तक आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया था, 18 में ड्राफ्ट जारी किया था नियमों का, आज तक फाइनलाइज नहीं हो पाया हमारे यहाँ पर। सेक्टर 700% बढ़ गया, आप फाइनलाइज नहीं कर पाए 18 के नियमों को आज तक, कि वे लीगल करना है, नहीं करना है, बैन करना है, क्या करना है। दिन दुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ रही हैं आजकल बहुत सारी ऐप, आपकी जानते होंगे, इसका नाम प्रैक्टिको नाम तो सुना ही होगा आपने, और भी सारी ऐप बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन सरकार तय नहीं कर पा रही क्या किया जाए। तो 18 का नियम तो आया था, ड्राफ्ट आए थे, मसौदा आया था, लेकिन पेंडिंग टू फॉर्मुलाइजेशन, अब तक औपचारिकरण नहीं किया गया, उसको पास नहीं किया गया। तो नियम तो आए थे लेकिन पास नहीं किया गया, ठीक है सर। तो अब सुनिएगा, एक्ट कौन सा है सर इसके लिए, वी हैव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसके तहत दुनिया देश के अंदर कोई भी दवा बेचता है अगर, तो उसे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है दोस्तों, उसे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तभी वो दवा बेच सकता है। ये दुकान किसके लिए है, ये ईंट पत्थर की दुकानों के लिए। तो आप ऑनलाइन फार्मेसी बेच रही है,
उसको भी रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए इस कानून के मुताबिक, हालांकि इसमें ऑनलाइन फार्मेसी की चर्चा थी, उसमें ऑनलाइन था ही नहीं कुछ हमारे यहाँ पर, लेकिन 1948 का एक ही डेफिनेशन यहाँ पर है कि फार्मिस्ट रजिस्टर्ड ही दवा को बेच सकता है। और यदि आप ई-कॉम पे लगाएंगे, ई फार्मेसी पर, तो वहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है, वहाँ पर कंपनियाँ नहीं हैं, वहाँ लस खरीदते हैं लोग और बेच देते हैं। वो फार्मिस्ट नहीं है, रजिस्टर्ड फार्मिस्ट नहीं है, उनको बेचना इलीगल माना जाएगा। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होने वाला है, नियम नहीं है हमारे यहाँ पर, और ई फार्मेसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ दोस्तों? ई फार्मा की समस्या देश में बढ़ता हुआ सेक्टर है, एफडीआई आना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट है, देश में दवा पहुंचेगी कोने कोने तक, लेकिन समस्या है इलीगलिटी, रेगुलेटरी, देश में रेगुलरिज्म नहीं है, कोर्ट का आदेश फाइनलाइज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, सरकार ने फाइनलाइज नहीं की ड्राफ्ट, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ओके, पीएम साहब, भारत के प्रधानमंत्री ने G7 के मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। G7 का आउटरीच प्रोग्राम जो होता है, इसमें वो G7 के अलावा अन्य देशों को आमंत्रित करते हैं। इस बार 4 देश आमंत्रित थे, आप जानते होंगे। तो पीएम साहब ने उस मीटिंग को संबोधित किया और 2-3 बातें कहीं, वो अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या पीएम साहब ने कहा। हमारे पीएम साहब ने मामला उठाया वो ट्रिप्स वाला मामला। बच्चा जानता है इसका मतलब क्या है, आज की डेट में ट्रिप्स वाला मामला क्या है। तो भैया G7 के सामने मंच पे कहा कि भैया G7 सुनो, ये तुम्हें छूट देनी पड़ेगी, तुम्हें किसे, वैक्सीन पेटेंट से हमको। जी हाँ, तो ये मामला उठाया उन्होंने अपना इस मुद्दे पर। इसके अलावा सर उन्होंने और क्या मामला उठाया, यहाँ पर सुन लीजिए। इसके अलावा उन्होंने मामला उठाया यहाँ पर, वो था आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर। जी हाँ, मामला सुन लीजिए, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुनिए आराम से, 2-3 बातें अंडरलाइन करूँगा, ध्यान सुनिएगा। मोदी कॉल्ड फॉर द कलेक्टिव एक्शन, पहले सामूहिक प्रयास करना हो क्लाइमेट चेंज के लिए, आपको 1-2 देश के एफर्ट से नहीं चलेगा, सामूहिक प्रयास। दूसरा, दोनों ने कहा यहाँ पर ऑल डायमेंशन ऑफ मिटिगेशन, एडप्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जी हाँ, हमें सभी डायमेंशन जो हैं, ऐसा नहीं कि आप केवल अपने प्रयास करते रहो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मत करो, आपको उपशमन भी करना पड़ेगा, नहीं CO2 को निकलने से रोकना भी होगा, उपशमन भी करना होगा, आपको अनुकूलन भी करना होगा। यानी आपको ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेंगी जो भविष्य में गर्म होते तापमान में रोल प्ले कर सकें। आपको गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, वित्त भी देना पड़ेगा, और क्लाइमेट जस्टिस। जी हाँ, क्लाइमेट जस्टिस का संकल्पना बार बार बोलते हैं पीएम साहब। क्या होता है क्लाइमेट जस्टिस, जानते हैं दोस्तों? बताऊँ कई बार मैं क्लाइमेट जस्टिस का शब्द, ये जलवायु न्याय। भैया विकसित देश, तुमने गंदगी की है, तुमने ग्रीन हाउस गैस निकाली है, तुमने पॉल्यूशन किया है, अब तो हमारी बारी है, हमको तो जगह दोगे, हमको स्पेस दोगे कुछ। तो जस्टिस क्या है, सबको मौका मिले। जी हाँ, सबको मौका मिले। आपने अपनी गलती कर चुके हैं, आप फाइनेंस करो, आप मदद दो, क्लाइमेट जस्टिस। जी हाँ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की तरह जलवायु न्याय की बात करते हैं पीएम साहब हमारे। लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, और विकासशील देशों को पर्याप्त जगह मिले ग्रो करने की। उन्होंने कहा भैया विकसित देशों, आपने वादा किया था पेरिस में, पेरिस क्लाइमेट में $100 अरब देंगे हर साल, कहाँ है वो $100 अरब, बताइए हमको। उसकी बात की उन्होंने। यानी दोस्तों काफ़ी कीवर्ड आपको दिख रहे हैं पीएम साहब की बातों में। ट्रिप्स का मुद्दा उठा दोस्तों, ट्रिप्स का मुद्दा उठा, वैक्सीन का मुद्दा उठा, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठा। क्लाइमेट चेंज उन्होंने कहा कि कलेक्टिव एफर्ट है। फिर देख लीजिए, कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों, फिर सुन लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए फटाफट। पीएम साहब ने किन किन मुद्दों को उठाया? ट्रिप्स का मुद्दा, वैक्सीन का मुद्दा, दूसरा कलेक्टिव एक्शन की बात कही इन्होंने, सामूहिक कार्य योजना की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में काम करना होगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उपशमन करना होगा, CO2 को निकलने से रोकना होगा, जो निकल चुकी है, तापमान बढ़ चुका है, उसके प्रति अनुकूलन अपनाना होगा, तकनीक का ट्रांसफ़र करना होगा, वित्त का ट्रांसफ़र करना होगा, जलवायु न्याय देना होगा, जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, और विकासशील देशों को उभरने का मौका देना होगा। और G7 देशों को $100 अरब के अपने वादे को पूरा करना वाला, G7 का नहीं है वादा, वो सभी विकसित देशों का वादा है, जितने भी डेवलप कंट्री सबका वादा है वो दोस्तों। तो ऐसे में केवल G7 नहीं, बाकी देश भी सपोर्ट करें और $100 अरब का अपना वादा पूरा करें क्लाइमेट फाइनेंस का दोस्तों। तो ये पीएम साहब के शुभ शब्द थे। क्लियर हैं शब्द सारे के सारे? ये याद रहेंगे सारे शब्द दोस्तों आपके लिए? बताइए मुझे फटाफट। ठीक है, तो पीएम साहब ने जो बात कही समझ सकते हैं आप लोग। अच्छी बात मालूम है क्या हुई है? ट्रिप्स के हमारे प्रस्ताव को दुनिया के 100 देशों का समर्थन था ही था, दो राय नहीं है। ठीक है, साउथ अफ्रीका तो हमारे साथ है ही है। WTO और UN के जनरल सेक्रेटरी ने भी सपोर्ट किया है भारत का। जी हाँ, WTO के डायरेक्टर और जो भी नई बनी है, और UN के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो सर, इन दोनों ने हमको सपोर्ट किया, और
एक देश और जुड़ गया हमारी लिस्ट में। कहाँ गया वो देश, कहाँ गया वो देश, ना लिखा है हमने कहीं, कौन सा देश आ गया इसमें, बैक्ड बाय ऑस्ट्रेलियन पीएम। जी हाँ दोस्तों, तो G7 एक तरफ, हमने 4 देश आए थे वहाँ पर, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन 3 ने समर्थन किया। अमेरिका यहाँ से साथ में है ही आपके यहाँ पर। तो ऐसे में काफ़ी देशों का समर्थन बढ़ता जा रहा है ट्रिप्स मामले पे दोस्तों हमारे यहाँ पर। ठीक है, क्या बात समझ में आई आपको सारी की सारी? G7 देशों ने एक वादा और किया दुनिया से कि 1 अरब यानी 100 करोड़ टीके देंगे। बता चुका हूँ इस खबर को, तो ये वादा उन्होंने दोबारा कर दिया। 50 करोड़ तो अमेरिका ही दे रहा है इसमें से बेचारा, 50 करोड़ तो अमेरिका ही दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो 50 करोड़ अमेरिका देगा। तो G7 ने कहा है कि वो दुनिया को 1 अरब टीके देंगे, और निश्चित तौर पर अच्छी बात है। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा भी है, जो जारी हुआ है G7 का डॉक्यूमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मिलकर प्रयास करेंगे यहाँ पर वो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है एक मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात लगा दी उन्होंने यहाँ पर, कि सभी कंपनियाँ जो टैक्स हेवन से काम कर रही हैं, टैक्स का वंचन कर रही हैं, उन्हें एटलीस्ट 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना होगा। याद है दोस्तों GMT याद है, ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स याद है ना दोस्तों, बताइए मुझे। तो G7 के क्या क्या निकल के आ गया, मतलब 2 दिन की मीटिंग में याद है क्या क्या निकल के आ गया? 1 अरब वैक्सीन आ गई दोस्तों, ठीक है भैया, 1 अरब वैक्सीन आ गई। ग्लोबल मिनिमम टैक्स आ गया 15% का, ये याद हो गया दोस्तों आपको। कल आपको याद होगा B3W, याद है किसी को? B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, याद है दोस्तों। इंफ्रा का चाइना के BRI के वर्सेस चाइना के BRI में B3W कार्यक्रम कल हमने पढ़ा दोस्तों, याद होगा। इसके अलावा कार्बिस बे डिक्लेरेशन, CBD अपना क्या था, CBD कार्बिस बे डिक्लेरेशन 3 पॉइंट, 100 डेज में वैक्सीनेशन तैयार करेंगे अगली आपदा में, WHO को ताकतवर करेंगे और जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। ये 3 पॉइंट याद हो गए होंगे दोस्तों ना। तो सब कुछ ये है, यही है आपका G7 की मीटिंग इस बार के मायने, जो कि हुई कॉर्नवेल ब्रिटेन में। ऐतिहासिक मीटिंग दोस्तों, क्योंकि ये जो डिकेड है ना, ये डू और डाई का डिकेड मैं कहता हूँ अपनी भाषा में इसको। ये जो डिकेड है, हमने पिछला डिकेड खो दिया, कोई बात नहीं, ये जो डिकेड है इंडिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, ये जो दशक है सबसे इंपॉर्टेंट दशक है। ये तय करेगा हम पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारे एग्जिस्टेंस की बात है। अगर हमने यहाँ पर नहीं सुधरे इस दशक में, तो पृथ्वी 2030 के बाद रहने लायक नहीं बचेगी, पक्की बात है। हम उस गियर में आ जाएंगे नॉन रिवर्सिबल कंडीशन में, उसके बाद सुधार ही नहीं पाएंगे हम पृथ्वी को, सीधी बात है सर। इस समय इकोनॉमी अपने बिल्कुल ब्रिंक पर आ चुकी है। ध्यान नहीं दिया इकोनॉमी पर तो इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। इकोनॉमी के स्तर पर, एनवायरनमेंट के स्तर पर, हेल्थ के स्तर पर, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, कोल्ड वॉर चल रहा है यार नया डिप्लोमेटिक, आज से 20 साल से जो एक हेगोमनी, एकाधिकार चल रहा था, वो टूट चुका है। ग्लोबल बाकायदा खुला वॉर हो रहा है, दुनिया में कई जगह हिंसा हो रही है, कई जगह वायलेंस हमको दिख रहा है। तो दुनिया में आज हर पॉइंट पर ये अगले 10 साल बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं दोस्तों, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर अगले 10 साल होंगे आपके। तो थोड़ा तैयार रखिएगा इन चीज़ों को। बड़ी चुनौतियां नेक्स्ट डिकेड की, SDG अचीव करना है, पेरिस अचीव करना है, सेंदई अचीव करना है, बहुत कुछ हमें अचीव करना है अगले 10 सालों के अंदर। CBD के लक्ष्य भी आने वाले होंगे नए, वो हमें अचीव करने हैं। हमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना है, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है, युवा आबादी भारत के लिए कंसर्न, ये जो यंग पॉपुलेशन है बूढ़ी हो जाएगी 10 सालों बाद, ये जो डेमोग्राफिक फ़ायदा मिला है ना, ये डेमोग्राफिक प्रेशर हो जाएगा 10 सालों बाद आपके ऊपर। चीन में तो फिर भी पर कैपिटा इनकम अच्छी हो गई, तब सोच रहे हैं, हम तो पहले ही बूढ़े हो जाएंगे उसके यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपदा भी है और अवसर भी है भारत के लिए। तो ढूंढे भारत अवसर क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। तो एक टॉपिक तैयार कीजिएगा, ये कमिंग डिकेड जो डिकेड है ये किस प्रकार चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी लेकर आया भारत के लिए, तैयार कीजिएगा। अच्छा टॉपिक हो सकता है ऐसे के लिए आपके, ये एक अच्छा निबंध हो सकता है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, कि क्या चैलेंजेस होंगे इस पूरे डिकेड में और क्या अवसर होंगे। 2020 का भारत जब लिखा था कलाम साहब ने, उस पर UPSC ने ऐसे सब कुछ पूछा था। अब 2030 का भारत हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा 2030 का भारत, उसकी बात ज़रूर हो सकती है। 20 में तो बना नहीं पाए, शायद 30 तक बना लें, अदरवाइज़ उसके बाद बनाने के लिए संसाधन भी नहीं होंगे, वो कोई बनाने भी नहीं देगा हमको यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि अब बहुत सारे छोटे छोटे देश जो हमसे 7 आज़ाद हुए थे वो अब लिस्ट में आगे आ गए हैं। अब फिलीपींस, केन्या, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश हमसे आगे निकलना चाहते हैं। तो हमें कॉम्पीट करना है चाइना से, हमें कॉम्पीट करना है उन देशों से, हम वहाँ से कर नहीं पाए, हमने एक खो दिया अब 10-15 साल पीछे अपने।
अब हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा उन देशों से जो काफ़ी पीछे हुआ करते थे आज तक हमारे। वियतनाम बहुत पीछे था, बराबर आ गया। बांग्लादेश पीछे हुआ करता था, बराबरी पे खड़ा हो गया। म्यांमार, केन्या, श्रीलंका, ये बहुत पीछे थे हमसे के ज़माने में, आज हमारे बराबर खड़े हो गए हैं। तो अगले दशक में तो ये कॉम्पीट करने ही नहीं देंगे आपको ये। तो बेहतर होगा हमें 10 साल में हासिल करना है सब चीज़ों को दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं क्रक्स देना चाह रहा हूँ उसको पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर तैयार कीजिएगा, कुछ लिख पाएँ, कुछ सोच पाएँ। अगले 10 सालों का भारत या भविष्य का भारत, मेरे सपनों का भारत। सपनों में ही रह गया भारत। खैर चलिए, उम्मीद करेंगे। इस पर एक बुक लिखी जा सकती है बहुत अच्छी यार। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे चलेंगे आपके साथ। यार सब बहुत करना चाहता हूँ, समय का लगता है इतना जल्दी निकलता है दिन भर हाथ से यार, कुछ हो ही नहीं पाता। लगता है ये भी किया जाए वो भी किया जाए, कुछ हो नहीं पाता लेकिन एंड ऑफ द डे। अच्छा भैया, तो बिहार सरकार के बाद, महाराष्ट्र सरकार के बाद अब आया है तेलंगाना सरकार, और वहाँ पर डेथ के डेटा अपडेट किए गए हैं दोस्तों, और बहुत ही बड़े स्केल पर अपडेट किए गए हैं। मतलब लगभग उनका मानना है 32,000 डेथ। जी हाँ दोस्तों, 32,000 डेथ की बात कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर ये बता रहे थे 3,000 डेथ हुई है इनके यहाँ पर, पता लग रहा है 32 या 10 टाइम्स ज़्यादा डेथ हुई है दोस्तों। के बात करें हैदराबाद की यहाँ पर तो बहुत बड़े स्केल पर डेथ बढ़ी है यहाँ पर दोस्तों। तो निश्चित तौर पर कल पीएम साहब, आज सुबह में आर्टिकल पढ़ रहा था कि बता रहे हैं कि डेटा बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। कल ही खबर पढ़ रहे थे हम लोग कि बहुत ज़्यादा डेटा में एक्सेस नहीं होगा, इतना जितना न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है उतना नहीं है। लेकिन हैदराबाद डेटा देखता हूँ तो लगता है बात सही भी है यार। कहाँ 3,000 और कहाँ 32,000, केवल हैदराबाद की बात हो रही है। तो सरकार बता रही है 2.5 लाख मरे हैं, हो सकता है 25 लाख या 20 लाख मरे हों, तो 10 गुना यहाँ भी हो सकता है टोटल आंकड़ा। और क्या हैदराबाद का नगर निगम सही है, डेटा और ज़्यादा भी हो सकता है उसमें। तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ठीक है, इन पॉइंट नहीं है आपके लिए, इन पॉइंट नहीं है आपके लिए। काम का है कि डेटा करेक्ट हो रहा है, अच्छी बात है, क्रेडिबल हो रहा है डेटा, अच्छी बात है, पारदर्शी हो रहा है, अच्छी बात है, जो कि देश के लिए ज़रूरी था अपने आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर है सर, IDEX चैलेंज के लिए राजनाथ सिंह ने, या माफ कीजिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए जारी करवाए हैं दोस्तों। सपोर्ट मिला है 500 करोड़ रुपए का, किस काम के लिए दोस्तों? IDEX चैलेंज। सुन लीजिए वन लाइन में, IDEX चैलेंज क्या होता है सर? IDEX चैलेंज, IDEX का पूरा नाम क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार चुनौती। रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार मतलब क्या? आशीर्वाद जी आपकी कंपनी स्टार्टअप खोला आपने? जी हाँ खोला, APL कंपनी खोली मैंने अपनी। APL कंपनी ने कोई इनोवेशन या डिफेंस सेक्टर में कोई नई बंदूक बनाई हो, कोई नया गोला बारूद बनाया हो, कोई नया कवच बनाया हो, कोई नई बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई हो, इनोवेटिव तरीके से आपने कुछ इनोवेशन किया, आपने कुछ स्वदेशी चीज़ बना के लाए हैं आप, कुछ डिफेंस सेक्टर में अच्छा काम किया स्टार्टअप ने आपकी। मैंने कहा सर मैंने अच्छा काम किया है, ये लो आशीर्वाद, पैसा लो, सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पर, आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, पैसा देंगे आपको, इसको बना के लाओ, अपनी कंपनी बनाओ और इंडियन गवर्नमेंट को बेचो। जी हाँ, इसके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे? IDEX के बजट से। तो सिंपल सी बात, देश में स्टार्टअप इन द डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, और जब स्टार्टअप बढ़ेंगे तो नवाचार बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, इंक्यूबेशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली नई नई चीज़ें बनेंगी, इंडियनाइजेशन बढ़ेगा, स्वदेशीकरण बढ़ेगा। जी हाँ, नवाचार होगा, स्वदेशीकरण होगा, मेक इन इंडिया होगा, आत्मनिर्भर होगा भारत। तो IDEX चैलेंज क्या है? देश में इसको बढ़ावा देने के लिए एक फंड तैयार किया गया है। तो फंड 500 करोड़ जारी किया है दोस्तों, इस काम के लिए हो पाएगा यहाँ पर हमारे यहाँ। तो लगभग 300 स्टार्टअप हैं, बहुत सारे MSME हैं जिनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है। अच्छा याद रखिए, 2 मिशन चलते बता चुका हूँ शायद मैं आपको। IDEX के बाद पहले भी एक बार मैंने की थी, कुछ दिनों पहले भी, आपको शायद याद होगा। IDEX चैलेंज, और एक बताया था मैंने आपको, याद हो, मिशन याद है किसी को, रक्षा याद है किसी को, ज्ञान याद है किसी को, शक्ति याद है किसी को? एक ही नाम है, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, जी हाँ दोस्तों, रक्षा ज्ञान शक्ति, एक ही मिशन का नाम है पूरा ये। तो मिशन हिंदी में कहेंगे, मिशन हिंदी में नाम है इसका, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। क्या है दोस्तों? ये भी बढ़ावा देना चाहता है, इनोवेशन को बढ़ावा यहाँ भी देना चाहते हैं, लेकिन ये सरकारी कंपनियों में बढ़ावा मिले हमारे यहाँ पर, उसकी बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोनों मिशन का एक ही मालिक है। मालिक कौन है सर? कहाँ गया? DIO रहा, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये DIO जो है ना सर, ये किस डिपार्टमेंट में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, DDP। तो DDP का ही है आपका IDEX,
और DDP का ही है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। हो पाएगी बात? हो जाएगा आइडेक्स? एक छोटी सी बात, चर्चा का समय देखो आज बहुत है यार बात करने के लिए ना। अच्छी खबरें मैंने पहले कहा था, थोड़ा सुन लो आराम से। देश में इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस आइटम्स, भारत में हम रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको 2 दिन पहले याद होगा एक पॉजिटिव लिस्ट आ गई है हमारे पास 209 आइटम्स की, याद है कुछ पॉजिटिव लिस्ट, जिसको सरकार ने पहले नेगेटिव लिस्ट कहते थे, जिसको क्या आप कह रही है सरकार, पॉजिटिव लिस्ट। याद होगा 3-4 दिन पहले खबर आई थी हमारे पास 108 प्लस 101 आइटम जो बैन कर दिए हैं, बाहर से नहीं मंगाएंगे, हम खुद बनाएंगे। अब नेगेटिव में कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट, यानी हम खुद बनाएंगे इनको, स्वदेशी हथियार होंगे, ठीक है ना। तो हम बना रहे हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के डिफेंस इंडियनाइजेशन में, स्वदेशीकरण के सामने चुनौतियां क्या हैं? अगर उसकी बात मैं करूं दोस्तों, चुनौतियां क्या हैं समझेंगे दोस्तों आराम से। 3-4 पॉइंट बता रहा हूं। भारत में रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के सामने इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर में चैलेंजेस क्या आते हैं? पहला, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। जी हाँ, नौकरशाही की समस्या। हमारे यहाँ कई लेयर में डिफेंस ऑर्डर पास होते हैं, पहले काउंसिल पास करेगी, फिर DAP कहाँ पास करेगी, फिर कैबिनेट पास करेगी, सेना का अधिकारी पास करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, यानी मल्टीपल चेक लगाए गए हैं करप्शन को रोकने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्लो कर देती है। प्राइवेट डेवलपर ने तैयार किया, आशीर्वाद ने बनाया एक बुलेट प्रूफ जॉकेट, अब बुलेट प्रूफ जॉकेट का इतना टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, मंजूरी के लिए ही इतनी प्रक्रियाओं से गुजरेगा कि 5-7 साल लग जाएंगे ऑर्डर फाइनल होते होते। तो हमारे यहाँ क्या है सर, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। जी हाँ, लाल फीताशाही बोलते हैं अपनी तकनीकी भाषा में इसको, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बोल सकते हैं। नौकरशाही की समस्या, मल्टीपल लेयर्स ऑफ परमिशन या अप्रूवल के लिए मल्टीपल लेयर्स हैं सर, यहाँ पर मुश्किलें हैं सर, तो प्रक्रिया में समय लगता है सर यहाँ पर, ठीक है। दूसरा और क्या समस्या है सर, जो सरकारी कंपनियां हैं डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो DRDO हो, चाहे वो हाल हो, चाहे वो NAL हो, या इस जैसे और संस्थाएं जो हैं, ये अपने आप में ना सरकारी हैं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई इनोवेशन नहीं इनके अंदर एक इनको विमान बनाने में 40-50 साल लग जाते हैं। तेजस चालू हुआ था बनने में 82 में, अभी बन के तैयार हुआ है 2 साल पहले, 35 साल लग गए विमान बनाने में हमको यार। आज तक अपने इंसास राइफल को बदलने का अभी लेकर आए घातक राइफल कुछ दिनों पहले हम लोग, वो भी रशियन मॉडल। यानी हमारी जो सरकारी कंपनियां मेनली काम करती हैं, काफ़ी धीमा काम करती हैं, अच्छा मजबूत काम करती हैं, धीमा करती हैं, ठीक है। तो ये PSU की बड़ी समस्या हमारे इंडियनाइजेशन की है सर। इसके अलावा सर और क्या समस्या इंडियनाइजेशन की हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ डिले होता है, और डिले होने के कारण होता क्या है, टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है। जितना प्रक्रिया डिले होगी उतना टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाएगी। नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, डेली नहीं यहाँ पर, तो ऐसे में नई टेक्नोलॉजी आती है, आपकी ब्यूरोक्रेटिक डिले की वजह से डिले होता है और तकनीकें पुरानी होती जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा करप्शन तो दो राय नहीं, हमेशा से रहा है सिस्टम के अंदर, करप्शन तो हमेशा सिस्टम में पार्ट रहा ही है अपने आप में। चलिए आगे बात करेंगे अभी इस पर, लेकिन हाल फिलहाल भारत में यहाँ का मुश्किल यहाँ भी होगी, फंड्स का मुश्किल रहती है अपने आप में। रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना की पेंशन के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव पे खर्च हो जाता है, वो नहीं जाता R&D के ऊपर। फंड्स का लैक हमेशा होता है। बजट बड़ा है सेना का बजट बहुत बड़ा होता है हमारा रक्षा बजट, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च, प्रशासनिक खर्चों में खर्च हो जाता है। पैसा नहीं बचता हमारे लिए R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो एक बड़ी समस्या वहाँ भी चालू होती है सर। हो पाएगी दोस्त बात हमारी यहाँ पर ये? चलिए, अच्छा आपके साथ मैं DPP चर्चा कर चुका हूँ, याद है आपको? कभी DPP 2020 की चर्चा हो चुकी है आपके साथ अभी कुछ 1 महीने पहले, एक डेट मुझे याद नहीं होगी, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले कराया था DPP आपको, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, पूरी 2 लेक्चर की पॉलिसी चली थी अपनी, ये ज़्यादा ना बच्चे लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी वाले लिंक तो भेज देना मुझे यार, शेयर कर दूंगा ग्रुप में, बच्चे लोग देख लेंगे, तो बच्चे बाद में आए, क्योंकि ये अच्छा पॉलिसी है। इस पर क्वेश्चन आना ही है, PT या मेंस में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। 2 लेक्चर मैंने लिए थे, मुझे याद है, 2 स्पेशल क्लास, 2 लेक्चर हुए थे ना, 2 लेक्चर मुझे याद आ रहा है इस पर हुए थे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, बहुत काम की पॉलिसी है। समवेयर अगस्त में पॉलिसी आई थी, मैं डिस्कस भी किया था, मार्च में कराया था ऐप पर, ठीक है दोस्तों। लिंक शेयर कर देना मुझे, तो मैं बच्चों को शेयर कर पाऊँगा यहाँ पर। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है द लैंसेट कोविड-19 कमीशन इंडियन टास्क फोर्स रिपोर्ट।
किसने जारी की है रिपोर्ट? ये लैंसेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स ने, उसने कहा है कि ये जो बात बताया जा रहा है कि बच्चों पर खतरा है अगली वेव का, ऐसा कुछ नहीं है। नो ग्रेटर रिस्क टू चिल्ड्रन फ्रॉम एंटिसिपेटेड द थर्ड वेव। जी हाँ, इनका मानना है कि तीसरी वेव का बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, चिंता की बात नहीं है, बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे, ये मानना है दोस्तों एक रिपोर्ट का। अच्छी बात है सर, ऐसा है तो किस आधार पे मान रहे हैं? इनका मानना है जितने कोविड केस आए हैं उसमें से हम बात करें तो जो डेथ हुई है बच्चों की अगर हम बात करें तो उन डेथ में बहुत, एक तो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, और जो हुई भी हैं वो कोविड के कारण ना होकर उनको जो अन्य समस्याएं थी, कोमोबिलिटीज़ थी, उनको जो अन्य प्रकार की अन्य समस्याएं थी बच्चों को, उनके चलते डेथ हुई है। जी हाँ, लगभग 40% डेथ जो बच्चों में देखी गई, उनका 40% क्यों हुआ? बच्चों को जो अन्य बीमारियाँ थीं, ठीक है। 9% जो हुआ बच्चे कोविड पॉजिटिव आए वो सीवियर इलनेस के शिकार थे 10 साल से कम, तो उनको ये कहना कि उनकी मौत हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ। तो थर्ड वेव के कोई डेटा नहीं है, और थर्ड वेव बच्चों में ज़्यादा होगा ऐसा कोई प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छी बात है, जो डर है लोगों में ख़त्म होना चाहिए यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, एनवायरनमेंट खबर देख लीजिए फटाफट दोस्तों। एनवायरनमेंट की खबरें हैं कुछ हमारे पास। ट्री ऑफ कॉफ़ी, जी हाँ, एक कॉफ़ी की फैमिली का नया पेड़ देखा गया दोस्तों, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में पहली बार। जी हाँ दोस्तों, अब तक ये मेडागास्कर में दिखता था। मेडागास्कर कहाँ? वो अफ्रीका के पास है ना, नीचे आइलैंड, वहाँ दिखता था मेडागास्कर में। पहली बार अंडमान निकोबार में देखा गया दोस्तों। ट्री का नाम क्या है? पायरोस्ट्रिया लज्जी, आप देख सकते हैं लज्जी, तो बड़ा प्रोनाउंसिएशन होता है, कुछ और प्रोनाउंसिएशन उसका मैं पढ़ के सुना रहा हूँ केवल यहाँ पर। पायरोस्ट्रिया लालजी एक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक पेड़ है। एक पेड़ का कहाँ दिख गया? पेड़ है, हमारी फोटो है, जी हाँ, ये रहा पेड़, कॉफ़ी का पेड़, प्लांट ऑफ कॉफ़ी वैरायटी है दोस्तों यहाँ पर ये, ठीक है। दोस्तों ये एक पेड़ का नाम है यहाँ पर, और पहली बार इंडिया में देखा गया है इस प्रकार का पेड़ दोस्तों। अब तक ये मेडागास्कर में मिलता था, कॉफ़ी का ट्री है सर, ये 15 मीटर लंबा चौड़ा पेड़ होता है अपने यहाँ में काफ़ी सर। ये अंडमान निकोबार में ढूंढा गया है सर ये, ठीक है। अब सुन लीजिए यहाँ पर आमतौर पर कहाँ मिलता है? मेडागास्कर मिलता है ये, लेकिन पहली बार इसकी स्टडी भारत में हुई और भारत में मिला पेड़ सर ये। तो लंबा तना होता है, बता रहा 15 मीटर, बहुत लंबा होता है अपने आप में, 15 मीटर का तना होता है इसका लगभग सर, ठीक है। चलिए सर, तो कहाँ मिला है? साउथ अंडमान में, दक्षिण अंडमान में सर, वंडूर फॉरेस्ट में। ये थोड़ा पीटी में देख लीजिएगा, वंडूर फॉरेस्ट कहाँ पर है सर? ये साउथ अंडमान में, दक्षिण अंडमान में आता है सर ये वंडूर फॉरेस्ट, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। चलो, इसके अलावा और भी जगह मिला है, और भी जगह मिला है सर ये अंडमान निकोबार में, और भी जगह मिला है। तो वंडूर फॉरेस्ट में एज वेल एज तिरूर फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है सर? जारवा रिसर्च रिजर्व फॉरेस्ट में आता है सर ये, और चिड़िया टापू या मुंडा पहाड़ भी कहते हैं इसको, वहाँ भी मिला है सर ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये ना केवल आपको मिला है दक्षिण अंडमान में वंडूर फॉरेस्ट में, बल्कि यहाँ मिला है तिरूर फॉरेस्ट में भी, और चिड़िया टापू पर भी। चिड़िया टापू या मुंडा पहाड़ कहते हैं दोस्तों इसको, ये जरावा रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। 3 लोकेशन याद रखिएगा, ये थोड़ा पूछ सकता है कभी आपसे, लोकेशन थोड़ा याद रखिएगा कहाँ कहाँ मिला है, वंडूर, तिरूर और चिड़िया टापू में, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर आते हैं? अंडमान निकोबार में आते हैं, और पहली बार ये पेड़ देखा गया है, उसको IUCN ने घोषित कर रखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड दोस्तों, ठीक है ना। तो पायरोस्ट्रिया लालजी जो पेड़ है ये बहुत ही कहना चाहिए विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। ये बहुत ही ज़्यादा एक संकटग्रस्त पेड़ है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक दोस्तों, ठीक है सर। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर पेड़ देख लिया आपने, दर्शन कर लिए इसके, याद रखिए 15 मीटर लंबा तना, बहुत ऊंचा तना होता होगा इसका यहाँ पर। सब ठीक है दोस्तों, हमारे बीच सब ठीक है। आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है, नेफ्ताली बेनेट। अब देखते हैं क्या करते हैं, बहुत राइट विंग के हैं तो एक्सट्रीम राइट विंग के हैं। चलिए G7 की बात मैंने कर दी दोस्तों आपसे, G7 का फिर एक न्यूज़ आ गया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक बात G7 पे जो एनालिसिस दिया था हिंदू ने आज, वो अलग लाइन थी इसलिए मैं अलग से कोट कर रहा हूँ। G7 पर उन्होंने जो कहा कि हम $100 बिलियन देंगे, ये कहा उन्होंने दुनिया को देंगे, $100 अरब देंगे ये लोग, और बाकी विकसित देश भी देंगे। और उन्होंने कहा है कि हम इसको बढ़ाएंगे 2025 के बाद, यानी 2025 तक हम 100 अरब देते रहेंगे, और 2025 के बाद बढ़ाएंगे इस अमाउंट को। कितना बढ़ाओगे, कौन कितना बढ़ाएगा, ये नहीं कहा, तो उसकी आलोचना हो रही है दोस्तों। यहाँ पर इनका कहना है, लोगों का कहना है कि कितना आप कैश प्रॉमिस कर रहे हो, कितना होगा, ये मिसिंग है अपनी आपकी बात में यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आलोचना इस बात की भी है कहीं ना कहीं कि
क्लाइमेट ग्रुप मानते हैं कि प्रॉमिस मेड इन द समिट फाइनल कम्युनिकेट लाइक डिटेल्स नहीं है, कितना दोगे, बढ़ाएंगे, ऐसा होगा, कल ऐसा करेंगे। यार ये नहीं चलता ना, बताओ कितना बढ़ाओगे, तो फिगर आपको फिगर बताना पड़ेगा कितना बढ़ाओगे, वो आप नहीं कह रहे हैं। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हम लोग आने वाले समय में ड्यू कोर्स इस राशि को बढ़ाएंगे। भाई कितना बढ़ाओगे बताओगे, यहाँ पर टोटल बात नहीं की इन्होंने यहाँ पर, तो डेटा नहीं है इसके अंदर। 2025 तक सौरभ देते रहेंगे, उसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा नहीं कितना बढ़ा है, तो आलोचना हो रही है देशों की, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है लिखने के लिए दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ, चलिए क्या यहाँ तक ठीक है सर, क्या यहाँ तक ठीक है बात? अच्छा, एक न्यूज़ आई दोस्तों आपके साथ, एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ मैं, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है लेकिन मैं जोड़ूंगा इसके साथ। अमेरिका की संसद ने, अपर हाउस जो सीनेट है, उसने एक बिल पास किया है दोस्तों, ठीक है, एक बिल पास किया है। और उस बिल का उद्देश्य क्या है, इसका बिल का इनोवेशन बिल है सर, वहाँ पर ये बिल पास किया गया है जिसके तहत अमेरिका 170 अरब डॉलर खर्च करेगा, एक्सपेंड करेगा किस पर, अपने R&D को बेहतर करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है, सुन लो, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। 5 मिनट दे दो, थोड़ा बड़ा मज़ा आएगा सुनने में आपको। मैं लिंक करूँगा बड़े स्केल पर इसको, इस कहानी को बड़ा होकर सुनाऊंगा मैं आपको। देखिए, अमेरिका की संसद ने एक बिल पास किया, लोअर हाउस कर चुका, अपर हाउस ने भी कर दिया, और इसके तहत अमेरिका 170 बिलियन डॉलर खर्च करेगा आने वाले 3-4 सालों में। और कहाँ खर्च करेगा वो, अपने R&D, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। बात ये करो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर पंप करेंगे पैसा, ठीक है। अब इनका मानना है ऐसा क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि चाइना में ना बहुत कंपटीशन आ रहा है चाइना से। चाइना की कंपनियां बहुत इनोवेशन बहुत तेज़ी से कर रही हैं, नए नए पेटेंट हासिल करती जा रही हैं, एक के बाद एक पेटेंट उनके पास जाते जा रहे हैं, जिससे अमेरिका को आने वाले सालों में घाटा हो सकता है। तो अब यहाँ पर सरकार कह रही है हम फंड करेंगे, मदद करेंगे यहाँ पर आपकी। अरे यार ये सेशन भी ना, चलो 5 मिनट है, तीसरा सेशन 11:30 से, हमारा थर्ड सेशन 11:30 से है। तो यहाँ पर दोस्तों अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये एक प्रकार से कह रहे हैं कि कंपटीशन करना है हमें चाइना से, इनके पास पेटेंट जाते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ये काम किया जाएगा, ये फंड दिया जाएगा। सुनिए दोस्तों, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट द साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में ये पिछली कई जनरेशन में किया गया सबसे बड़ा निवेश है साइंस टेक की फील्ड में। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, साइंस टेक की फील्ड में किया गया सबसे बड़ा निवेश अमेरिका की ओर से, ये जो अमेरिका कर रहा है अपने खुद के R&D को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिससे अमेरिका सबसे दुनिया का इनोवेटिव और प्रोडक्टिव राष्ट्र बना रहे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब सोचिएगा, इसमें से 170 में से 52 बिलियन डॉलर कहाँ खर्च कर रहा है अमेरिका, केवल सेमीकंडक्टर रिसर्च के ऊपर। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो चीन से टक्कर मिली है ना इनको, ये हिल गए हैं। तो उनका मानना है कि केवल आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 राशि कहाँ खर्च करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर के ऊपर। 120 बिलियन अगले 5 सालों में खर्च करेंगे। आप सोचेंगे इंक्लूडिंग R&D पे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, क्वांटम साइंस पर, और प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा, यूनिवर्सिटी को पैसा मिलेगा बाकी राशि में से। तो 150-120 बचा लगभग, उससे पैसा मिलेगा। AI सेक्टर को बढ़ावा देंगे, क्वांटम साइंस को, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट फर्म्स को टाई अप करेंगे। यानी कुल मिलाकर अमेरिका पैसा बांटेगा इनोवेशन के लिए। टक्कर मिल रही है उसे चाइना से सर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी बात मेरी आपको। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा, एज अदर कंट्रीज कंटिन्यू टू इन्वेस्ट देयर ओन रिसर्च। जी हाँ, जब दुनिया के बाकी देश अपने R&D को बढ़ावा दे रहे हैं, वी कैन नॉट रिस्क फॉलिंग बिहाइंड। अमेरिका पीछे रहने का जोखिम नहीं ले सकता। अमेरिका को मेंटेन करना होगा अपनी पोजीशन, दुनिया में बड़े इनोवेटर होने की, सबसे ज़्यादा उत्पादन नवाचार करने की। हम इस रोल को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी अमेरिका को अब थ्रेट लगना चालू हो गया है। जी हाँ, मैं ही बोल रहा था आपसे। अब सोचिए अमेरिका ऐसा थ्रेट में आ रहा है चाइना के इनोवेशन को देखते हुए। यार चाइना स्पेस शिप तैयार कर लिया, स्पेस में जाके स्टेशन तैयार कर रहा है, सुपर कंप्यूटर चाइना के पास हैं, उसके पास आज की डेट में वैक्सीन कोरोना की आपसे पहले तैयार कर ली उसने। यानी कहीं ना कहीं चाइना लीडिंग कंट्री बनता है इनोवेशन में आपसे ज़्यादा वो। तो ऐसे में चीन को अमेरिका को डर है कहीं खो ना दे वो टैग अपना, तो वो बचाने के लिए 170 अरब डॉलर खर्च करने को तैयार है। क्या दोस्तों बात समझ में आई आपको? यहाँ पर जोड़ पा रहे हैं खबरों को? अब इसी से जोड़ रहा हूँ खबर में, यहाँ पर अगली खबर जो है इसे जोड़ूंगा सर। आज हिंदू ने कवर किया है, चाइना US राइवलरी इन द फील्ड ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। जी हाँ दोस्तों, ठीक है।
चीन और अमेरिका का जो संघर्ष है, जो तकनीकी संघर्ष, उसमें गर्व में छुपा है रेयर अर्थ मेटल्स। जी हाँ दोस्तों, दुर्लभ मृदा धातुएं। क्या होती हैं रेयर अर्थ मेटल्स सर? प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों जो बहुत ही रेयर हैं लेकिन बहुत काम के हैं। मेटल्स हैं, धातुएं हैं, लेकिन बहुत काम की, बहुत बहुत रेयर होती है, कहीं कहीं मिलती हैं अपने आप में, ये बहुत ही कम है दुनिया में, और बहुत काम की हैं। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो, एयर स्पेस बनाना हो, तो कंप्यूटर बनाना हो, सेमीकंडक्टर बनाना हो, आपको इनकी आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने हो, टरबाइन बनाने हो, ड्रोन बनाने हो, आपको उन रेयर अर्थ मेटल्स की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। 17 मिनरल्स हैं। आपने कभी देखा होगा लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज़ नीचे बनी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने शायद देखा होगा कभी। एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, एक लैंथेनाइट सीरीज जो होती है दोस्तों, जिसमें 17 मिनरल्स होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कहाँ होता है इनका? चाइना में। जी हाँ, ये एक बड़ी बात है। दुनिया में सबसे अधिक रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ मिलती हैं? चाइना में मिलती हैं दोस्तों। पीटी 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उस साल चाइना ने घोषणा की थी 2012, मालूम है क्या कहा था चाइना ने? कि भैया हम अपने यहाँ ना रेयर अर्थ मेटल नहीं निकालेंगे ज़मीन से। अब क्यों नहीं निकालेंगे? पॉल्यूशन होता है यार इससे, चीन में लोग मर रहे हैं एयर पॉल्यूशन से, हम नहीं निकालेंगे ज़मीन से रेयर अर्थ मेटल्स। दुनिया हिल गई थी पूरी, डब्ल्यूटीओ में केस कर दिया अमेरिका ने जाकर, हमने भी केस कर दिया डब्ल्यूटीओ में जाकर। जी हाँ, तो याद रखिएगा, तो चीन के पास एक ताकत है, वो है रेयर अर्थ मेटल्स की, क्योंकि भविष्य ईवी का है, ड्रोन का है, टर्बाइंस, विंड टर्बाइंस का है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल का है। भविष्य में जो भी चीज़ें बनाने वाले हैं आप कंप्यूटर में, उसके लिए आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो ये समस्या हर जगह पर है, अमेरिका की भी है और ईयू की भी है। ईयू भी जानता है समस्या को, डर, उसकी भी तकनीकी कंपनियां परेशान है आज की डेट में। तो लगातार इन मिनरल्स की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे अमेरिका पर प्रेशर पड़ रहा है, यूरोप पर प्रेशर पड़ रहा है। अब वो क्या करें? वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, उनके पास है ही नहीं स्टॉक। थोड़ा अमेरिका का थोड़ा हाथ है भी, यूरोप का तो बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरा इम्पोर्ट पे डिपेंड है दोस्तों। आइए दोस्तों, डेटा दूँ आपको यहाँ पर, छोटा सा एक डेटा दे दूँ, छोटा सा डेटा तो नहीं दे पाऊँगा, लगता है मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा आपके साथ, तीसरे लेक्चर में जाना पड़ेगा। अभी 2 मिनट और ले सकता हूँ मैं, सुन लीजिए। 2019 में दोस्तों अमेरिका ने 80% इम्पोर्ट कहाँ से किया? चाइना से। रेयर अर्थ की जो मांग है 80% कहाँ से पूरा कर रहा है? चाइना से। ईयू की बात करें, 98% कहाँ से मांग रहा है? चाइना से। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईवी, बैटरी बनानी है आपको, सब कहाँ से मंगा रहे हैं सामान? आप चाइना से मंगा रहे हैं यार। तो ऐसे में आपको बढ़ना है विंड पावर पर, सोलर पावर पर, ईवी के ऊपर, तो आपको बढ़ना है ग्रीन एनर्जी पर, तो आप डिपेंड हैं चाइना के मार्केट के ऊपर, और चाइना समझता है इस बात को। तो ये जो इनोवेशन बिल, सेमीकंडक्टर बिल जो पास किया दोस्तों अमेरिका ने, तो लोग मानते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की ये जो नियोडायमियम है, या जो ये धातुएं जो हैं दोस्तों, ये रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, ये बहुत क्रूशियल दुनिया में। और अमेरिका का जो बिल है वो इन्हीं को टारगेट करने के लिए है बेसिकली। इलेक्ट्रिक कार बनानी हो, विंड टर्बाइन बनाना हो, कंप्यूटर स्क्रीन बनानी हो, टेलीस्कोप लेंस बनाने हो, या फिर स्मार्टफोन बनाने हो, हर जगह आपको ये रेयर अर्थ की आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों। ठीक है बात मेरी यहाँ पर, ठीक है। तो अमेरिका अपने एलाइज के साथ मिलकर काम करेगा और दुनिया में इसको बढ़ावा देगा। ठीक बात है सर ये। तो अमेरिका लगातार जो बिल पास कर रहा है अपने यहाँ पर, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? अमेरिकी कॉम्पिटिटिवनेस बड़े सेक्टर में। आपने देखा $50 बिलियन कहाँ खर्च कर रहा है? सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर बड़ा हिस्सा कहाँ से बनता है? ऑफकोर्स इन्हीं चीज़ों से बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर समझना होगा हमको यहाँ पर। ठीक है सर, एक डायग्राम में लगा रखा है, पीछे मैप लगा रखा है, तो समझने के लिए आपके लिए यहाँ पर एक मैप लगा हुआ है जो काम का नहीं है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए बाहर आ जाए यहाँ से। ओके दोस्तों, एक खबर हमारे पास है कोरल को लेकर, सुन लीजिए क्या खबर है सर यहाँ पर। खबर दोस्तों ये हमारे पास कि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में सर, जो अमेरिका के पास का इलाका है सर, वहाँ पर हवाई द्वीप का जो इलाका है, वहाँ पर जो कोरल्स हैं हवाई द्वीप के आसपास, वहाँ पर हमने देखा कि 2014-15 में हैवी ब्लीचिंग हुई, कोरल विरंजन हुआ, कोरल में क्षति हुई। तो कोरल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग हुई सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा, प्रवाल विरंजन हुआ और कोरल नष्ट हो गए। लेकिन उसके बाद एक वहाँ थे ब्राउन राइस कोरल और एक थे ब्लू राइस कोरल। हमने ये देखा कि ब्लू राइस कोरल दोबारा आना चालू हो गए हैं, इनकी रिकवरी रेट अच्छी है तुलनात्मक रूप से ब्राउन कोरल के। जी हाँ दोस्तों, ये देखा रिकवर क्विकली आफ्टर द ब्लीचिंग। तो विरंजन के बाद यानी साफ हो गए, एक प्रकार से हट गए थे कोरल, दोबारा आना चालू हो गए वहाँ पर जल्दी से ब्लू राइस कोरल जो थे। ब्लू राइस कोरल क्या है सर? ये स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर ब्लू राइस कोरल हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ब्लू राइस कोरल ये जल्दी आ गए मुकाबले में
ब्राउन राइस का उलट है। ठीक है सर, ऐसा क्यों? आइए दोस्तों चर्चा कर लें। तो यहाँ पर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया इसके ऊपर और पाया कि हवाई द्वीप के जो ब्लू राइस कोरल हैं, इनमें क्या होता है सर, एक है वह डीप ब्लू पिगमेंट, नीले रंग का एक पिगमेंट होता है, नीले रंग का एक तत्व होता है, जो एक एल्गी से आता है। ये नीला रंग के होता है, इसमें एक एल्गी से आता है कॉल्ड जूसेंथलेज, वॉट एवर इसका नाम प्रोनाउंस कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मैं गलत नहीं हूँ तो जूसेंथलेज। तो ये एल्गी जो है, ये जो एल्गी है सर, ये इस कारण ब्लू रंग होता है इन शैवालों का। और ये कहाँ रहती है? कोरल के अंदर रहती है सर। ठीक है, कोरल टिश्यू के अंदर रहती है ये। और होता क्या है, उन्होंने पाया है कि ये जो एल्गी है, ये कोरल पे एक प्रकार का क्या कर देती है, दिस पिगमेंट हैज़ अ प्रोटीन नेम्ड क्रोमोप्रोटीन विच फिल्टर आउट द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, ये करता क्या है, क्रोमोप्रोटीन कोरल के ऊपर लग जाएगा और अल्ट्रावायलेट जो तरंगे उनको नहीं आने देता नीचे तक, या नीचे तक टकराने नहीं देता कोरल से, कोरल को सेव करता है। एक प्रकार से यूवी प्रोटेक्शन का काम करता है कोरल के लिए ये एल्गी से निकलने वाला क्रोमोप्रोटीन। तो जो क्रोमोप्रोटीन चीज़ है सर, जो निकलती है इस एल्गी से, वो क्या कर रही है, एक शील्ड का काम कर रही है, एक सनलाइट शील्ड का काम कर रही है एक यहाँ पर, और बचाती है कोरल। समझिएगा दोस्तों, उन्होंने पाया कि एल्गी जो है ये प्रोड्यूस करती है एक सनस्क्रीन प्रकार की, सनस्क्रीन मतलब एक धूप से बचाने के लिए तत्व पैदा कर रही है। दिस पिगमेंट हैज़ अ प्रोटीन नेम्ड क्रोमोप्रोटीन। ये जो तत्व है ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट को नहीं आने देता, चट्टान के ऊपर नहीं टकराने देता उसको, जिससे होता क्या है, जिससे हमारे जो कोरल हैं वो विरंजित नहीं होते हैं या दोबारा पनपने का उनको अच्छा मौका मिल जाता है। तो हवाई में ब्लीचिंग हुई थी सर ये, और ब्लू राइस फाउंड टू बी हैव एक्सेप्शनल रिप्रोडक्टिव वगैरह ऑफ 90% मोटिलिटी, यानी बड़े स्केल पे दोबारा आ गए हैं सर ब्लू कोरल, जबकि ब्राउन है जो उसके जस्ट आधे आए हैं, वो उनकी दर आधे है आने के, उनके डबल इनकी बात करें ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कारण क्या है सर, समझ में आया दोस्तों? कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर एक एल्गी होती है, इसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये एल्गी क्या करती है, नीला रंग पैदा करती है ब्लू राइस कोरल में, और ये जो ब्लू एल्गी है सर, एक टिश्यू, एक प्रोटीन पैदा करती है जिसका नाम है क्रोमोप्रोटीन। और एक क्रोमोप्रोटीन लग जाता है जब कोरल के ऊपर चिपक जाता है चट्टान में मूंगे की, तो क्या होता है, ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट को रोकता है और पौधे को खिलने का या उस कोरल को बढ़ने का मौका देता है, बचाता है कोरल को तापमान से, कड़ी धूप से बचाता है सर ये। तो अच्छी बात है सर अपने आप में ये। अगर आपको मिल गया है फॉर्मूला तो किससे फ़ायदा क्या होगा सर, दुनिया भर में जहाँ कोरल हैं नष्ट हो रहे हैं, लगा दो या ब्लू एल्गी वहाँ पर, हो सकता पनप जाए ब्लू एल्गी तो बच जाएंगे कोरल आपके वहाँ पर। ये हम सोच सकते हैं, समझने के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा एक बार सुन लो, यहाँ पर काम की बात दो तीन चीज़ समझ लो जरा। मैं बोल रहा हूँ राइस कोरल ना, राइस कोरल क्या होते हैं, शब्द क्या है ये बेसिकली रेड राइस, ब्लू राइस और आप देख रहे हैं पल्पर राइस, तीन प्रकार के होते हैं। ये ऐसी चट्टानें दिखती हैं आपको, दिख रहे हैं ये पत्थर टाइप के दिख रहे होंगे पीछे आपको डायग्राम में, दिख रहे हैं ये पत्थर, ऊबड़ खाबड़ पत्थर दिख रहे हैं, ये राइस कहलाते हैं सर, ये RIC। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, ब्लू, माफ़ कीजिएगा, ब्लू, रेड और पर्पल। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल ब्रांचिंग वाले होते हैं, ऐसे कोरल भी होते हैं, निकली होती हैं झाड़ियाँ उस टाइप की, तो उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर गोभी के फूल का कोरल होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार के कोरल होते हैं गोभी के फूल के आकार के सर, तो इसे कहते हैं हम लोग स्मॉल कोरल्स या ब्रांचिंग कोरल्स। एक होते हैं सतह सपाट होती है, जिन कोरल्स की सतह सपाट होती है, बिल्कुल चिकनी सरफेस हो जाती है सर यहाँ पर कई बार, तो स्मूथ कोरल होते हैं सर, इनके ऊपर इनको कहते हैं इस प्रकार निकल आएंगे, या तो फिर ये इस प्रकार निकल आएंगे, चीटियाँ जैसे माउंड होते हैं वैसे निकल आएंगे आपको ये। तो ये कई बार ऐसे होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग माउंडिंग या फिंगर, इस प्रकार की आकृतियों के आधार पर। राइस कोरल जो एक प्रकार से पहाड़ छोटा सा आपको दिखेगा, वहाँ पर एक पत्थर टाइप का दिखा होगा बड़ा सा, वो एक पत्थर टाइप का दिखेगा, तो ये होगा। और ये टीले टाइप के दिखेंगे सर, और ये आपको दिखेंगी गोभी के फूल या प्रकार की उंगली निकली हुई आपको, तो एंडलेक या लेस या फिर कली फ्लावर्स। तो स्मॉल या ब्रांचिंग वाला कोरल, राइस कोरल और स्मूथ कोरल। तो राइस कोरल में तीन होते हैं दोस्तों, ब्राउन, ब्लू और पर्पल। पहली बार सुना सर, कोई बात नहीं दोस्त, हमेशा कुछ ना कुछ पहली बार सुनना चाहिए तो ज्ञान बढ़ेगा, वो चीज़ देरी सुनते रहोगे तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा ना। बात समझ आई दोस्तों आपको, ये क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर दोस्तों, बात समझ में आई है? चलो अब आ जाओ, दो तीन बातें और जोड़नी है मुझे आपके साथ। एक मिनट दीजिए।
एक मिनट दोस्तों, एक फाइल कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, लिसन दोस्तों, लिसन। ओके, एक और मैं ले रहा हूँ चाइना की, यहाँ पर साइंस की बात हो रही है, चाइना की, चाइना का ईस्ट। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सीधे इस पर। ओके, ईस्ट, व्हाट इज ईस्ट? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टेड टोकामैक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टेड टोकामैक। ईस्ट नाम याद कर लीजिए, पहले तो अंडरलाइन लिख लीजिए कहीं भी, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट। अब आइए जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझिएगा दोस्तों, 5 मिनट दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, सुनने का आराम से, 5 मिनट दीजिए, समझ में आएगा। देखिए, न्यूक्लियर पावर 2 प्रकार की होती है सर, नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। वन इज फ्रॉम फ्यूजन, वन इज फिजन। संलयन की ऊर्जा या फिर विखंडन की ऊर्जा। विखंडन जिसमें भारी नाभिक टूटते हैं 2 हल्के नाभिकों में। संलयन जहाँ 2 हल्के नाभिक मिलके बनाते हैं भारी नाभिक को, भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है सर, बचपन से पढ़ रहे हैं इसको हम लोग। आज मेरा काम विखंडन का नहीं है, मेरा काम फ्यूज़न का है, इसकी बात करेंगे सर। फ्यूज़न जिसमें सामान्यतः 2 हल्के नाभिक, 2 लाइटर न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ये जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं सर, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। कई बार न्यूट्रॉन भी फ्री करते हैं अपने आप में, न्यूट्रॉन भी फ्री कर देते हैं अपने आप में, और बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करते हैं। जी हाँ, ये एक फॉर्मूला एक समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और ऊर्जा निकालते हैं। हालांकि इनको टकराने के लिए गर्मी यानी तापमान की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में चले जाऊँ दोस्तों आपको लेकर मैं, ये तो सामान्य 9th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है, थोड़ा सा एडवांस में आ जाऊँ। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, एक आइसोटोप होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। सुना होगा आपने इसका नाम कभी ना कभी, कभी सुना है इसका नाम? आई डोंट नो कहाँ सुना है आपने, सुना ज़रूर होगा इसका नाम। क्या होता है सर ये? 1d2, यानी इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक आवारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है चारों ओर इसके। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है सर, थोड़ा सा बड़ा बना दो अच्छा रहेगा। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और घूम रहा होता है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके। एक होता है ट्रिटियम, एक और आइसोटोप हाइड्रोजन का सर। इसके नाभिक में क्या होता है सर? एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ एक आवारा इसके चारों तरफ। हम बात करें न्यूक्लियर साइंस की, भूल जाइए इलेक्ट्रॉन को, गोली मारो हटाओ, तुम याद जाओ यहाँ से। हमारा काम इनसे पाला पड़ना है, यानी कि एक ऐसा तत्व जिसमें एक प्रोटॉन है और एक नाइट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, टकरा रहा है किससे? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाले एलिमेंट से, यानी डी टकरा रहा है टी से। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर तो पैदा क्या कर रहा है वो पैदा कर रहा है हीलियम, 2He4 हीलियम सर हमारा, जिसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है सर इसके अंदर। एक न्यूट्रॉन फ्री कर रहा है सर यहाँ पर, ये एक न्यूट्रॉन फ्री कर रहा है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज कर रहा है। ये होती है दोस्तों नाभिकीय संलयन का फॉर्मूला, या नाभिकीय संलयन 1d2 1t3, ये बनता है 2He4। ये होता है न्यूक्लियर संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन सर। हाइड्रोजन बोल देते हैं समझने के लिए, लेकिन इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये डी है और टी है, दोनों आराम आराम से चलते रहते हैं, आराम आराम चलते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक रूम में बंद भी कर दोगे ना तो इतना भाईचारा इनके अंदर, लड़ते नहीं है कभी, ये आराम आराम से चलते रहते हैं। तुम यहाँ रहो मैं यहाँ रहूँगा, घूमते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, टकराते नहीं हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन जब रूम का टेम्परेचर बढ़ा दें, इनको गर्म करना चालू करें, आसपास गर्मी हो, तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उतनी एक समय ऐसी आ जाएगी कि कोलाइड कर जाएंगे। और जब ये कोलाइड करेंगे तो इनका फ्यूज़न संलयन होगा और ऊर्जा रिलीज होगी। जी हाँ, ऊर्जा रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम बात करें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की।
इनके टकराने से हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हीलियम। ठीक है सर, यही बनाता है सूर्य। सन के एटमॉस्फेयर के, सन के कोरोना में, सन के आभा मंडल में क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है। सन के आसपास क्या हो रहा है सर, वहाँ ड्यूटेरियम और ट्रीटियम टकरा रही हैं और हीलियम बनती जा रही है, और इतनी ऊर्जा निकल रही है कि हमको दिन बस और ऊर्जा मिलती रहती है सर। उससे हमारी बिजली जल रही है रात में घर में हमारे यहाँ पर। ठीक है सर, तो वहाँ पर टकराती रहती हैं। सौर का, सोलर का काम यही है सर। अब आ जाओ, हम बात कर रहे हैं सर संलयन की आपसे। तो दुनिया भर में आप समझ रहे हैं DOT तो हमारे पास खूब है सर, भर भर के DOT तो हमारे पास, आइसोटोप तो बहुत है हमारे पास, DOT तो कितना बचा बना लो बैठ के आराम से। कच्चा माल तो बहुत है सर, तो फिर बनाओ हीलियम आराम से, गुब्बारे में भरेंगे हीलियम और प्लस एनर्जी मिल जाएगी साथ में हमको सर। तो समस्या क्या बनाने में, समस्या है इसका टेम्परेचर। जो सूर्य में टेम्परेचर है लाखों केल्विन का, वो कहाँ से लाओगे, वो ज़मीन पे कैसे लेकर आओगे। तो सूर्य में जो तापमान है लाखों डिग्री केल्विन का, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का, वो ज़मीन पे कैसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे DOT को टकराएंगे। वरना DOT तो खूब है हमारे पास, रख दो कमरे के अंदर, टकराती नहीं है यार ये। इसलिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करने के लिए हम लेकर आते हैं मशीन दोस्तों अपने पास। उस मशीन का नाम होता है टोकामैक, टोरोडल मैग्नेटिक चैम्बर। तकनीकी भाषा में रशियन वर्ड है दोस्तों, दोस्तों मिलकर, दो रशियन दोस्तों मिलकर तैयार किया टोकामैक का कॉन्सेप्ट। टोरोडल मैग्नेटिक चैम्बर, टोरोडल समझते हैं कुंडली आकार का, टोरोडल, टोरोडल मैग्नेटिक चैम्बर ये होता है दोस्तों। इसे हम कहते हैं टोकामैक दोस्तों अपनी भाषा में। तो टोकामैक बनाया 50s के दशक में रशियन साइंटिस्ट ने। आज दुनिया भर में टोकामैक एक नाम बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है। तापमान को गर्म करना है किसी चीज़ को, टोकामैक। तो यहाँ अगर आपको तापमान चाहिए तो टोकामैक का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो टोकामैक उस मशीन का नाम है जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के रिएक्शन को अधिक तापमान दे सकती है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई दोस्तों आपको। DOT तो बहुत आसान बातें हैं, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। तो मेन समस्या क्या थी, टोकामैक बनाना। तो दुनिया का हर देश ट्राई कर रहा है टोकामैक बनाने की। अमेरिका, जापान, EU, चाइना सब प्रयास कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे थे। आज से कुछ साल पहले क्या हुआ, सबने कहा एक काम करते हैं, कॉमन प्रयास करते हैं। उस कॉमन प्रयास का नाम रखा हमने ITER, कि सब मिलकर बनाएंगे, दुनिया के हित में एक कॉमन प्रयास करते हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर, नाम तो सुना ही होगा आपने, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। पूरा नाम लिख लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, काम चल जाएगा। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है सर, ग्लोबल प्रोजेक्ट है सर। कौन कौन है इसमें सर, इसमें दोस्तों EU है, इसमें दोस्तों USA है, इसमें दोस्तों जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है। कितने, 7 हो गए जी हाँ, 7 मेंबर हैं इसके। इंटरनेशनल है, 7 पार्टनर हैं, EU, USA, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, रशियन फेडरेशन, रशिया लिख रहा हूँ, रशिया एक ही बात है, रशियन फेडरेशन और इंडिया। टोटल 7 पार्टनर हैं सर इसके। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। जिसमें से सर EU जो एक बड़ा देश है अपने आप में, वो बड़ा फंड देगा, बाकी सब छोटे छोटे फंड देंगे। ठीक है ना, तो उसका 5/11 फंडिंग EU देगा, बाकी सब 1/11 देंगे। तो 6 देश 1/11 देंगे। तो सोच सकते हैं 1/11 सारा फंडिंग करेंगे हम लोग भी। EU ज़्यादा फंडिंग करेगा, हम सब 1/11 फंडिंग करेंगे यहाँ पर सर। तो कितनी फंडिंग हो जाएगी, 6 देश 1/11 फंडिंग करेंगे। तो 11 में से 5 पार्ट EU देगा फंडिंग का, और बाकी 1/1 एक हम देंगे सर। तो तकरीबन 9% फंडिंग भारत कर रहा है इसकी। तो 9% फंडिंग हम लोग कर रहे हैं, 6 देश, तो 54% हम कर रहे हैं, और लगभग 45% के आसपास EU अकेला कर रहा है। ठीक है, याद रखने मुश्किल नहीं होगा। तो इंडिया का फंडिंग का हिस्सा कितना है, 1/11। टोटल 11 रुपये खर्च होंगे, तो 1 रुपये इंडिया देगा उसमें से। ठीक है सर, चलो सर, ये ITER तैयार हो रहा है। इसमें ये रिएक्शन सारी होगी सर। यहाँ पर कहाँ बन रहा है सर, ये फ्रांस के कडाश शहर में, फ्रांस के कडाश या कडाशे बोलते हैं, की बात है, कडाश शहर में बन रहा है सर फ्रांस के ये। ठीक है, वहाँ इसको बनाया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल है। इसके साथ साथ दुनिया का हर देश प्रयास कर रहा है अपने स्तर पर टोकामैक बनाने का। तो ITER क्या है, मुझसे पूछा जाए एक लाइन में सर। ITER एक ग्लोबल टोकामैक है, एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंटल टोकामैक है, जो फ्रांस के कडाश में बन रहा है, जिसमें 7 देश पार्टनर हैं और इंडिया भी उसमें एक पार्टनर है। तो टोकामैक का नाम है ITER। ठीक है सर,
ऐसे ही चाइना अपना खुद का एक टोकामेक भी तैयार कर रहा है, उसका नाम क्या रखा उसने, ईस्ट। ठीक है दोस्तों, तो खबर हमारी जहाँ पर थी हम लौट के आ जाए दोबारा इस पर। तो चीन ने क्या किया है, अपना खुद का एक टोकामेक तैयार किया है दोस्तों, और उसमें 288 मिलियन डिग्री टेम्परेचर हासिल करके देख लिया है, जो सन के टेम्परेचर से ज़्यादा है, जो रिएक्शन करने के लिए पर्याप्त है। तो चीन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक तैयार कर लिया है, तापमान तैयार कर लिया है, और साउथ कोरिया भी तैयार कर चुका है पिछले साल। कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च तैयार हो चुका है, साउथ कोरिया भी तैयार कर चुका है, चाइना भी तैयार कर चुका है। ये सभी पार्ट हैं ITER के चूंकि। ठीक है दोस्तों, तो इस सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ITER बन रहा है। ITER मेंबर कंट्रीज दिखे हैं दोस्तों सारे यहाँ पर, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। 2035 से स्टार्ट हो जाएगा ITER, ऐसा मान सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो टोकामेक क्या होता है दोस्तों, टोकामेक फ्यूज़न एनर्जी को तैयार करने का तरीका होता है। एक होता है बेटा क्यू फैक्टर, इसको जान लो। एक बात मैं करूँगा सलेन के फ़ायदे, दो चीज़ सुन लो फटाफट, ख़त्म करते हैं इस टॉपिक, इस ईस्ट को आएंगे और न्यूज़ भी एक दो। क्यू फैक्टर ये क्या होता है मालूम है, क्यू फैक्टर क्या होता है, टोकामेक है सर, ये टोकामेक है, इसको गर्म करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लेते हैं 10 मेगावाट आपने दिया गर्म करने के लिए, से वो सूर्य के तापमान तक पहुंच जाए। मैग्नेट लगा रखी है चारों तरफ में, मैग्नेट लगा रखी है तो गर्म हो जाता है जल्दी ये। तो 10 मेगावाट दिया आपने, अब यहाँ पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम छोड़ दिया फिर आपने, अब ये पैदा कर रहा है मान लीजिए 50 मेगावाट बिजली, तो क्यू फैक्टर होगा 5, आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी, दक्षता। तो क्यू फैक्टर कुछ नहीं होता दोस्तों, जितना टोकामेक बिजली बना रहा है और जितना वो गर्म होने के लिए बिजली मांग रहा है उसका रेशियो। तो 50 बना रहा है, 10 ले रहा है, तो 5। क्यू फैक्टर कितना होता है इसका, याद रखिए ITER का क्यू फैक्टर कितना है, 10। जी हाँ दोस्तों, ITER का क्यू फैक्टर 10 है, यानी कि जितनी बिजली वो लेगा उससे 10 गुना बना के देगा। कच्चे माल कोई समस्या नहीं, खूब बनाओ बिजली बैठ के आराम से। सर फ्यूज़न के फ़ायदे क्या हैं सर, फ्यूज़न के बेनिफिट क्या हैं सर, बताएंगे एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पर। फ्यूज़न सलेन के फ़ायदे क्या हैं सर, ओवर द मैं कहूँ आपसे फिज़न के मुकाबले, विखंडन के मुकाबले इसके फ़ायदे क्या हैं सर। आओ दोस्तों, विखंडन में क्या होता है सर, टूटता है यूरेनियम, निकलता है रेडिएशन, विकिरण जो है खतरनाक, रिस्क इन्वॉल्व होता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, यानी कि नाभिकीय विकिरण का खतरा होता है किसमें, विखंडन में। फ्यूज़न में ऐसा कुछ नहीं होता, बचपन से पढ़ते वैसे बनाते, अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ लिखेंगे हम लोग फिज़न कॉपी की एक तरफ, यहाँ लिखेंगे फ्यूज़न एक तरफ, ठीक है ना, पुराना तरीका है, काम का है। इससे रेडिएशन फैलने का रिस्क होता है सर, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। यूरेनियम या जो रेडियो एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये लिमिटेड हैं सर, सीमित मात्रा में माइनिंग करनी पड़ेगी। अनलिमिटेड है सर, जितना चाहो बनाते रहो, हाइड्रोजन तो खूब है अपने पास सर, ठीक है ना सर, कोई समस्या नहीं। अनलिमिटेड हाइड्रोजन ड्यूटेरियम समुद्र के पानी में भरा पड़ा है सर, खूब है अपने पास पानी। इसके अलावा सर इसमें न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है, जो रॉड होगी, जो इसमें यूरेनियम होगा, जो बॉल्स होंगी, जो नए पदार्थ बनेंगे, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, उनका वेस्ट मैनेजमेंट करते रहो, छुपाओ उनको, कहीं कहीं जाके गड्ढे में छुपाओ। इसमें क्या हीलियम बन रही है, भरो गुब्बारे में आराम से, किसने मना किया। तो इसमें नो वेस्ट प्रॉब्लम, यहाँ कोई वेस्ट की समस्या नहीं है सर, अच्छी बात है सर। न्यूक्लियर बात करें सर, न्यूक्लियर रेडिएशन की सर, कंपेयर क्यू फैक्टर की बात करें, या इनका जो इंस्टॉलेशन है अपने आप में कहें तो रॉ मटेरियल लिमिटेड है, और कहीं ना कहीं इनसे बम बनने खतरा, बम तो इससे बन सकता है, वैसे दो राय नहीं है, बम तो इससे बन सकता है, हाइड्रोम बन ही सकता है आराम से, बना नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं भी हम फिजन में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं ITER के फॉर्म में, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। और आपको लगता है कि आपने सुना है कभी कॉमन रिएक्टर बनाया दुनिया में, कोई नहीं बनाता यहाँ पर कोई ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो जबकि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन है सर यहाँ पर अपने आप में, ठीक है। फिजन में और क्या रिस्क होता है, फिजन में दुर्घटना होने का, रेडिएशन लीक हो सकता है, रिस्क होता है हमेशा सर, ठीक है। इसको बहुत ज़मीन चाहिए होती है, क्योंकि रिस्क को बहुत ज़्यादा होता है, ज़मीन बड़े स्केल पे चाहिए होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो ज़मीन भी नहीं चाहिए, छोटे से इलाके में बना दीजिए रिएक्टर आप आराम से, तो उसको बना सकते हैं सर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर, क्या हो पाएगा टॉपिक तैयार हमारा ये।
ओके, वन लाइन सुन लीजिए, सुपरसोनिक कमर्शियल फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, अगली न्यूज़ है सुपरसोनिक कमर्शियल फ्लाइट। ये क्या होती हैं सर? अमेरिका की कंपनी है दोस्तों एयरलाइन यूनाइटेड ने क्या किया दोस्तों 2029 में, एयरलाइन यूनाइटेड ने क्या किया दोस्तों, उसने कहा है कि 2029 में वो 15 नए विमान खरीदेगी जो सुपरसोनिक स्पीड पर चलते होंगे, कमर्शियल फ्लाइट। अब तक सुपरसोनिक स्पीड पर क्या चलता है? मिसाइलें जाती हैं, ब्रह्मोस जाती है, आपके जेट विमान जाते हैं, नहीं जाते हैं कमर्शियल फ्लाइट जिसमें यात्री विमान होते हैं, वो नहीं जाते हैं। लेकिन ये पहली कंपनी बनेगी दोस्तों एयरलाइन यूनाइटेड जो आने वाले दिनों में सुपरसोनिक गति में लोगों को बैठा के उड़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ओवरचर विमान खरीदने वाली है दोस्तों ये ओवरचर विमान। नाम का याद रखिए, विमान का नाम क्या है? ओवरचर एयरक्राफ्ट। खास बात क्या है सर? ये उड़ेगा सुपरसोनिक स्पीड से, यानी ध्वनिक से 1.7 मैक, यानी ध्वनिक से 1.7 गुना तेज़ गति से चलेगा दोस्तों। याद है आपको क्या होते हैं सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक? एक होता है सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। जानते हैं दोस्तों क्या क्या होते हैं तीनों ये? सबसोनिक जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम हो, साउंड की स्पीड से कम हो, साउंड की स्पीड से ध्वनि की चाल से ज़्यादा हो सुपरसोनिक, ध्वनि की स्पीड से 5 से 6 गुना 5 मैक, 6 मैक, 7 मैक हो हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक हमारे पास और भी क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन हाइपरसोनिक बना रहे हैं ब्रह्मोस को नया वर्जन हम लोग, जो मैक 7 पे चलेगा। लेकिन ये मिसाइलों में, जेट में चल जाता है, लेकिन सिविल विमान में नहीं चलता था, तो सिविल विमानों के लिए भी आ रहा है सुपरसोनिक ओवरचर विमान। याद रखिएगा दोस्तों, खबर याद रहेगी, छोटी सी खबर याद रहेगी। वन लाइन सुन लीजिए, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। वन लाइन है ओवरचर एयरक्राफ्ट। क्या है सर ओवरचर एयरक्राफ्ट? ओवरचर एयरक्राफ्ट क्या है सर? ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड पे चलेगा, कमर्शियल फ्लाइट होगी, यानी लोग बैठेंगे इसके अंदर। अमेरिकन कंपनी बाय कर रही है 2029 तक। पहली बार होगा कि कोई कमर्शियल फ्लाइट में हम सुपरसोनिक का यूज़ कर रहे होंगे। सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक आपको याद होगा। आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ से। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का मैं क्लास को यहाँ रोक रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, ये था अपना क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।